So, welcome to all of you. और we are going to discuss about the हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973, जो कि जिसमें गवर्नर का जो एसेंट मिला था वो मिला था 25 अप्रैल 1973, 25 अप्रैल 1973। सेक्शन के लिस्ट के बारे में देखें तो पहला शॉर्ट टाइटल, दूसरा डेफिनेशन हमेशा की तरह, थर्ड है एग्जाम्पशन से रिलेटेड है, थर्ड एग्जाम्पशन। 4 इज अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट। फेयर रेंट यदि डिसाइड करना है तो 4 में डिसाइड करेंगे। देन यदि फेयर रेंट के हमको रिवीजन पे जाना है तो 5 में जाएंगे, तो 4 और 5 एक साथ देखना होगा। 4 में डिटर्मिनेशन, 5 में रिवीजन इन फेयर रेंट। 6 में क्या है कि लैंडलॉर्ड नॉट टू क्लेम एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ फेयर रेंट। ऑलराइट, कि लैंडलॉर्ड फेयर रेंट के अलावा और कुछ क्लेम नहीं करेगा। एंड 6A इंपॉर्टेंट है। 6A में क्या बोल रहा है? 6A इज अबाउट डिपॉजिट ऑफ रेंट। 6A डिपॉजिट ऑफ रेंट। 7 में क्या है कि रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड, जो नहीं दिया गया उसको आप रिकवरी कर सकते हो, वो 7 में है। 6A में सिंपल है डिपॉजिट ऑफ रेंट। 6 में है कि लैंडलॉर्ड फेयर रेंट के अलावा और कुछ क्लेम नहीं करेगा। 7 में हमने देख लिया, लाइक रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर किया जा सकता है। 8 में इंक्रीज ऑफ रेंट है, यदि रेंट का इंक्रीज का केस है तो 8 में डील करेंगे। 9 में क्या है कि लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करेगा एमिनिटीज, ये 9 में देख रहे हैं। 10 में क्या है, लैंडलॉर्ड एमिनिटीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो 19 एक ही क्लब टुगेदर कर सकते हैं। 11 में है कन्वर्जन है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल में कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा इसमें नहीं लिखा हुआ है। 12 में देखेंगे तो फेलियर बाय लैंडलॉर्ड का यदि नेसेसरी रिपेयर नहीं करता तो उसका इफेक्ट क्या होगा। 13 में इविक्शन है, सो इंपॉर्टेंट इज ये 13। रेंट कहाँ पे दिया जा रहा है? रेंट पे आप देखिए, एक तो डिटर्मिनेशन कहाँ होगा 4 में, उसके बाद इविक्शन कहाँ हो रहा है 13 में। देन 13A स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन हो रहा है। 14 में डिसीजन आ रहा है। 15 में अपीलेट एंड रिविजनल अथॉरिटी। तो यदि इविक्शन किया तो आपने एप्लीकेशन का आपको डिस्पोज ऑफ करना होगा, डिसीजन दीजिए, उसकी अपील जाएगी। देन कोर्ट की पावर बता दी है। 16 में पावर टू समवन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस। 16 ऑर्डर 16 सीपीसी भी विटनेस से रिलेटेड है। 17 कॉस्ट है। 18 एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। 18 में एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर होगा, सॉरी। 19 में इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। केस कैसे फाइल होगा, वो होगा इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। 20 में देखिए तो ट्रांसफर प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। 20A में हो जाता है कि ट्रांसफर जो प्रोसीडिंग है और फाइलिंग ऑफ अपील एंड रिवीजन अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट इन डिस्ट्रिक्ट जज। सो इसमें एक रिवीजन वाला और रिवीजन जो जा रहा है उसके अगेंस्ट में 20A में दिया है। 21 में क्या है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू फर्निश पर्टिकुलर, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनने की पर्टिकुलर वे अपने प्रोवाइड कराएं। देन पेनल्टीज में देखें तो 22 में पेनल्टीज दी है। 23 में है कि रूल बनाने का पावर। एंड 24 में रिपील एंड सेविंग के बारे में दिया गया है। 24 में क्या दिया गया, रिपील एंड सेविंग के बारे में दिया गया है। सो एक बार हम पूरे पूरे बेयर एक्ट को गो थ्रू करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट रीडिंग द सेक्शन। लाइक इसमें हमको स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट पढ़ना होगा, शॉर्ट टाइटल दिया है। डेफिनेशन के बारे में देंगे तो ABCD ये डेफिनेशन दिया, कुछ प्रोवाइजो दिया है। एक्सप्लेनेशन के बारे में है, EFGHI ये सब दिया। थर्ड में एग्जाम्पशन, 4 में कुछ रेंट डिसाइड कर रहे हैं लोग, हम अभी इसको पढ़ेंगे एक बार, बस इसको एक बार ये हम प्री रीडिंग कर रहे हैं। देन फिफ्थ इज लाइक रेंट का रिवीजन यदि करना है, फिफ्थ में है। इसमें देखिए फिफ्थ में 5 ईयर समथिंग रिलेटेड कोई डेटा है, आगे हम चेकआउट करेंगे क्या मिल रहा है। 6 में है कुछ क्लेम से रिलेटेड है, जो भी हमने देखा क्या कौन क्या क्लेम नहीं करेगा। 6 है डिपॉजिट ऑफ रेंट। 8 में इंक्रीज हो रहा है। 9 में लैंडलॉर्ड कुछ एमिनिटीज प्रोवाइड कराएगा। ऑलराइट, इसमें 6 सेक्शन है। देन आप देखिए 10 में क्या है कि इंटरफेयर आप नहीं करिएगा, ये अलाउ नहीं है। 11 में कन्वर्जन हो रहा है बिल्डिंग्स का। 12 में नहीं करा रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। 13 में टेनेंट का इविक्शन कराना है तो कैसे होगा, तो यहाँ पे कुछ वर्ड पे आप नजर देखिए, कंट्रोलर वर्ड लिखा हुआ है तो एक वर्ड कंट्रोलर मिला आपको। देन जस्ट मूव अ स्टेप अहेड। इस एक्ट को हम बहुत ही डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, सिर्फ पीटी पर्पज से। देन यहाँ पे कंट्रोलर की अथॉरिटी है, तो ये क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है आपको 13, जो हमको हम लोग को इसको ध्यान से पढ़ना होगा पीटी के पर्पज से। एंड देन 13A है कि स्पेशल प्रोसीजर क्या है। स्पेशल प्रोसीजर मतलब एक नॉर्मल चीज से ओबियसली डिफरेंट होगा, तब तो वर्ड निकाल के रखा है स्पेशल प्रोसीजर। देन आफ्टर 13A इसमें 11 सब क्लॉजेज हैं।
14 में देखिए कि डिसीजन फाइनल हो रहा है, ये रीओपन नहीं होगा, 14 इंपॉर्टेंट। 15 में अपीलेट स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी आ रही है, ग्रीव्ड पर्सन। देन 19 में समन्स का है, विटनेस का है, ऑर्डर, सॉरी 16 में ऑर्डर 16 में हमने देखा रिलेट कर रहा है। 17 कॉस्ट। 18 में एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है, 18 में एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है। 19 में इंस्टीट्यूशन है। देन ट्रांसफर प्रोसीडिंग का पावर क्या है, वो 20 में दिया गया है। 20 ए में क्या है, रिवीजन से रिलेटेड कुछ है, देखेंगे हम आगे, अभी इसको पढ़ेंगे दोबारा। 21 में एक लैंडलॉर्ड और टेनेंट कुछ फंड्स पर्टिकुलर करेंगे। 22 पेनल्टीज। देन 23 मेक रूल्स से कौन बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। 24 में रिपील क्या हो रहा है, सेविंग क्या हो रहा है। रिपील सेविंग एक बार अभी देख लेते हैं। क्या ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1949, एक तो ये रिपील हो रहा है, इसको ईस्ट पंजाब एक्ट, प्रोवाइडेड दैट सच रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग और ऑर्डर, तो पुराना कुछ अफेक्ट नहीं करेंगे ये लोग। और ये बस एक इंपॉर्टेंट इसमें ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949, ये रिपील कब से रिपील हो रहा है, ये ध्यान रखिए, 1949। देन शेड्यूल में देखेंगे तो सेक्शन 2H के साथ इसको हमको पढ़ना है। तो 2H में देखेंगे क्या डिफाइन है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट दी है तो ऑब्वियसली फैमिली से रिलेटेड होगा। H इज लाइक टेनेंट होगा कौन, तो ये टेनेंट में कौन कौन इंक्लूड कर सकते हैं, ये उनकी लिस्ट दी गई है। देन इज अबाउट सी सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13A। तो 13A के साथ हमको 13A का सबसेक्शन 2, 13A किस चीज से रिलेटेड था, स्पेशल प्रोसीजर के, हम स्पेशल प्रोसीजर के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये क्या है, फॉर्म ऑफ समन है, जब रिकवरी ऑफ पोजीशन होगी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की, इज प्रीड फॉर अंडर सेक्शन 13A। सो कंट्रोलर का साइन। सो बेसिकली ये है टोटल हमारे पास 24 सेक्शन है, एक शेड्यूल है, और उसमें हमने 2 सेक्शन देख लिए, 2 प्रोसीजर देख लिए, सेक्शन 2H और 13A। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे इसके बारे में कि दैट व्हाट इट एक्चुअली इज। नाउ एक डेट आपको याद रखनी, 25 अप्रैल 1973, जिस दिन गवर्नर असेंट देता है। पीटी का क्वेश्चन, सिर्फ हम पीटी के एंगल से एक सेक्शन को हर एक लाइन वाइज अलग अलग करेंगे, कहाँ से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है पीटी के लिए। सो एक पर्पस इसका एम से एक तो एक्ट नंबर 11 ऑफ 1973 हो गया, एक्ट नंबर 11 ऑफ 1973 ये याद रखना है। दूसरा 25 अप्रैल 1973 इंपॉर्टेंट है। देन क्या है इसका प्रियम्बल देखते हैं, एक्ट टू कंट्रोल द इंक्रीज ऑफ रेंट है सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो इंक्रीज ऑफ रेंट है ऑफ सर्टेन बिल्डिंग, इंक्रीज ऑफ रेंट है एक चीज, तो ये पॉइंट याद रखना है। देन ऑफ सर्टेन बिल्डिंग एंड रेंटेड लैंड सिचुएटेड विद इन द लिमिट, कोई रेंटेड लैंड है तो उसके रिगार्डिंग में भी है, तो यदि हमको रेंट का इंक्रीज कराना है उसके रिगार्डिंग उसका कंट्रोल है बेसिकली। पर्पस इसका क्या है, कंट्रोल द इंक्रीज ऑफ रेंट। ना रेंटेड लैंड के बारे में भी है, विद इन द लिमिट ऑफ अर्बन एरियाज, कौन सा अर्बन है, रूरल एरियाज नहीं बोल रहा है, अर्बन एरियाज बोल रहा है। एंड द इविक्शन ऑफ टेनेंट देयर फ्रॉम, तो एक तो अर्बन एरियाज में होगा, दूसरा यदि इविक्शन ऑफ टेनेंट है और वहां से करा इविक्शन ऑफ टेनेंट कराना है, तो ये पूरा एक्ट इस चीज के बारे में डील कर रहा है। कौन कौन सा कार्य एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं, इंक्रीज रेंट का कंट्रोल करना है, दूसरा कोई जो रेंटेड लैंड है जो सिचुएट कर रहा है उसके बारे में अर्बन एरियाज में, और तीसरा हो गया कि जो टेनेंट है उसको बाहर करना है, इविक्शन करना है, जो 13 में हम कर रहे हैं। सो ये 3 पर्पस हैं इसके। स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट में ये देखिए कि सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ नॉट कंड्यूसिव टू हार्मोनाइज लैंडलॉर्ड टेनेंट रिलेशनशिप। इन शॉर्ट आप समझिए जो भी अवेलेबल लॉ है वो इस सिचुएशन को डील करने में सफिशिएंट नहीं है। सो इन ऑर्डर टू रेमेडी दीज डिफेक्ट एंड टू इंटाइटल द टेनेंट्स टू द amenities ऑफ वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, वाटर सप्लाई करना है, लाइट, सीवेज का नेसेसरी फॉर फ्रेश लेजिस्लेशन हैज बीन फिल्ड, और अपॉर्चुनिटी हैज बीन टेकन टू रेशनलाइज द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट, तो फेयर रेंट के बारे में डिसाइड करना था हमको। सो बेसिकली सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, उन्हीं चीज को डील करने के लिए हम एक एक्ट को लाते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंशन से, इसको हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन, हेडिंग में सिर्फ इतना है, कंट्रोल ऑफ रेंट एक, दूसरा एविक्शन 1973। कहाँ पे करेगा, इट शैल एक्सटेंड टू ऑल द अर्बन एरियाज, एरियाज ध्यान में रखिएगा इसमें रूरल एरियाज नहीं है, वहां पे लगता भी नहीं है कोई,
कोई सा भी रेंट एक्ट नहीं लगता है, ये ऑल अर्बन एरियाज पे ही लगेगा। बट इसमें कहाँ पे नहीं लगेगा ये ध्यान रखना कि कैंटोनमेंट एरिया पे ये नहीं लग रहा है। दिस नॉट बीन अप्लाई ओवर कैंटोनमेंट एरिया। देन 3 क्या है कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विच इज कंप्लीटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंप्लीशन। सो सिंपली ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यदि जिस दिन ये एक्ट पास हुआ या उसके बाद कोई नई बिल्डिंग बन रही है तो फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कंप्लीशन। सो ये एक्ट नहीं लगेगा उस केस में ना। डेफिनेशन में देखें एक बार, पीरियड पे आप ध्यान रख लीजिए, पीरियड ऑफ 10 ईयर का ये इंपॉर्टेंट है। तो एक पीरियड, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कितना टाइम पीरियड फ्रेश बिल्डिंग को हम देंगे। देन 2 में डेफिनेशन हो रहा है, 1 में बिल्डिंग डिफाइन है। बिल्डिंग का मतलब क्या हो रहा है? बिल्डिंग इज लाइक बिल्डिंग या बिल्डिंग का कोई ऐसा पार्ट जो कि लेट किया जा रहा है फॉर एनी पर्पस, वेदर बीइंग एक्चुअली यूज्ड फॉर दैट पर्पस और नॉट। ये बिल्डिंग में ये आ जाएगा, उस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये इमेटेरियल है। वेदर बीइंग एक्चुअली यूज्ड फॉर द पर्पस और नॉट, सो ये इमेटेरियल है। इंक्लूडिंग इन इट, अब इस बिल्डिंग में क्या आएगा? कोई बाहर का जमीन है, गोडाउन है, आउट हाउस है, गार्डन, लॉन, वेल्स, टैंक्स अपार्टमेंट टू सच बिल्डिंग और द फर्नीचर लेट देयर विथ, जो उसके साथ दिया गया था, और एनी फिटिंग अफिक्स्ड टू, कोई फिटिंग उसके साथ जुड़ी हुई है, मशीनरी कोई इंस्टॉल है बिल्डिंग में, बट डज नॉट इंक्लूड अ रूम इन अ होटल, हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस। क्या नहीं होगा ये ध्यान रखना, डज नॉट इंक्लूड अ रूम इन अ होटल, हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस। देन कंट्रोलर है, कंट्रोलर अथॉरिटी हमने बीच में देखा था। कंट्रोलर कौन है? मींस एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन एज अ कंट्रोलर अंडर दिस एक्ट। टू बी में कंट्रोलर है। ए में बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हमने देख लिया क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। एक इंपॉर्टेंट है, यूज्ड फॉर दैट पर्पस और नॉट, ये इमेटेरियल है। दूसरा हमने देखा क्या इंक्लूड नहीं करेगा, रूम, एक ऐसा रूम जो कि होटल, हॉस्टल और बोर्डिंग हाउस में है। अदरवाइज घर के आसपास का चीज, घर से जुड़ी हुई चीजें, उसमें फर्नीचर, ये सारी चीजें बिल्डिंग में आ जाएंगी। देन अब एक इंपॉर्टेंट है इसमें लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कहाँ डिफाइन है? सी में। सी स्टैंड फॉर कैश, आप समझ सकते हो, लैंडलॉर्ड कैश रिसीव कर रहा है, सो वैसे याद कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है कोई भी पर्सन फॉर द टाइमिंग इंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड। इसमें क्या है? इंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट, इंपॉर्टेंट की एलिमेंट ये है, इंटाइटल्ड टू रिसीव रेंट। ओनर होना जरूरी नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अदर पर्सन, और एज ए ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एनी अदर पर्सन, एंड इंक्लूड्स अ टेनेंट हु सबलेट। इसमें क्या इंक्लूड्स अ टेनेंट हु सबलेट इन हु सबलेट। सो मान लीजिए एक टेनेंसी यदि फर्दर सबलेट की जा रही है तो उस केस में जो टेनेंट है वो खुद लैंडलॉर्ड बन जाता है। एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इन द मैनर हियर एंड आफ्टर प्रोवाइडेड एंड एवरी पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिलीवर द टाइटल अंडर ए लैंडलॉर्ड। तो लैंडलॉर्ड का टाइटल जो बाद में डिराइव कर रहा है, कोई डिराइविंग टाइटल, यदि लैंडलॉर्ड का टाइटल भी कोई डिराइव कर रहा है तो उसे भी हम लैंडलॉर्ड ही बोलेंगे। सो इसमें क्या है, जो इंटाइटल टू रिसीव रेंट, और दूसरा इंक्लूड अ टेनेंट हु सबलेट द बिल्डिंग, ये हो गया सी। अब लैंडलॉर्ड क्या करेगा? तो बिल्डिंग देगा। बिल्डिंग में क्या सीन है? बिल्डिंग हमने पढ़ लिया कि ए में बिल्डिंग दे रहा है, कुछ इशू हो रहा है तो कंट्रोल करेंगे बी के थ्रू। डी इज अबाउट द नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। डी सिंपली स्टेट टॉक अबाउट द नॉन रेजिडेंशियल। 11 में हम आगे पढ़ेंगे रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल या वाइस वर्सा जो भी यूज है या रिस्ट्रिक्शन जो भी है वो हम देखेंगे। सो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग मीन्स व्हाट? इसका टर्म ही डिनोट कर रहा है मेनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड। बंदे वहां पे रह नहीं रहे, फॉर द ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, यदि किसी बिल्डिंग को यूज करना है, या पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड एंड पार्टली फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस। यदि पार्टली यूज का केस है तो ये अलाउ है, partly for the business and partly for the residence, subject to the condition that the person who carries on business or trade in the building reside there. सब कंडीशन ये कि वहां पे रहता हो, जो जो बंदा बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हो। प्रोवाइडेड दैट इफ द बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल पर्पस सेपरेटली टू मोर देन 1%। एक सिंपल सी बात है, यदि एक बिल्डिंग लेट आउट की जा रही है, किसको? बिल्डिंग लेट आउट की जा रही है कौन सी प्रॉपर्टी? रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल, ये पर्पस है।
एक बिल्डिंग लेट आउट की गई किसके लिए, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे नॉन रेजिडेंशियल पर्पस, सेपरेटली टू मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन को. सो द पोर्शन देयर ऑफ लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ए नॉन रेजिडेंशियल पर्सन. सो वो पोर्शन जो कि लेट आउट के लिए दिया गया फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस, फॉर द पर्पस ऑफ रेजिडेंस के लिए लेट आउट किया गया है, वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं ट्रीट किया जाएगा. नाउ आइए एक्सप्लेनेशन में इसका देखते हैं. एक्सप्लेनेशन में क्या है कि वेर ए बिल्डिंग इज यूज्ड मेनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ट्रेड. वर्ड क्या है, मेनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड. Let's underline it. Mainly for the purpose of business or trade, it shall be deemed to be non-residential building. तो यदि business और trade का purpose है, जो कि हमने non-residential building के पहले clauses में देखा कि mainly for the purpose of business or trade, so ये simply non-residential building कहलाएगी. It should be deemed to be a non-residential building, even though a small portion thereof is used for the purpose of residence. भले ही छोटा सा पोर्शन यदि रेजिडेंस के लिए भी यूज हो रहा है, बट इट इज इमैटेरियल. इंपॉर्टेंट है वर्ड है मेनली. यदि आप यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, तो वो बिल्डिंग कहलाएगी आपकी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग. देन ए स्टैंड फॉर द प्रिस्क्राइब्ड, जहां पे बोल रहा है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट. एफ इज अबाउट द रेंटेड लैंड. F is about the rented land. Means any land set separately for the purpose of being used principally for the business or trade. ये rented land हो गई कि for the purpose of being used principally for the business or trade. कोई business और trade के लिए कोई land particularly use हो रही है, so that is considered as a rented land. Then हमने अभी non residential पढ़ा था D में. D का corollary क्या हो रहा है, residential building G. सो डी में है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जी में है रेजिडेंशियल बिल्डिंग. ये इंपॉर्टेंट है. सो मीन्स एनी बिल्डिंग विच इज नॉट अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग. सो एक्सेप्ट नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जो भी बिल्डिंग बच रही है दैट इज रेजिडेंशियल बिल्डिंग. एच स्टैंड फॉर द टेनेंट. सो सबसे पहले में तो बिजनेस था, देन लैंडलॉर्ड आपका सी में आ रहा है, लैंडलॉर्ड सी में है और टेनेंट किस में है, एच में. सो सी में लैंडलॉर्ड, एच में टेनेंट. एंड देन डी में नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जी में आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग है. एंड इंपॉर्टेंट क्या है, बी कंट्रोलर के बारे में बात कर दे रहा है. एंड एच में टेनेंट, सी एच के साथ इसको पढ़ना है. देन एच में टेनेंट कौन होगा, हम शेड्यूल में देख रहे थे कि 2H में लिस्ट है कौन कौन और इसमें इंक्लूड हो जाएगा. सो टेनेंट में मतलब वही आ जाएगा, एनी पर्सन जो कि हु और ऑन हुज अकाउंट रेंट इज पेबल. तो सिंपली जो रेंट दे रहा है. और इसमें क्या फॉर बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इंक्लूड, इसमें रेंटेड लैंड का भी दे रहे तो भी आओगे. इंक्लूड अ टेनेंट कंटिन्यूइंग इन पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी. ये इंक्लूड करेगा ऐसे टेनेंट को कंटिन्यूइंग इन पोजीशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज टेनेंसी. मान लीजिए एक कोई टेनेंट पैसा दे रहा था, टेनेंसी पीरियड ओवर होगी, फिर भी वो कंटिन्यू कर रहा है, तो उसको भी माना जाएगा. एंड इन द इवेंट ऑफ सच पर्सन डेथ, यदि डेथ हो जाती है तो उसके एयर्स जो भी आएंगे वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे. एक्सेप्ट विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड की कंसेंट होनी चाहिए थी. देन टेनेंट के बाद आ जाइए अर्बन एरियाज में. आई में अर्बन एरियाज मीन्स एनी एरिया एडमिनिस्ट्रेड बाय म्युनिसिपल कमेटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसको ध्यान रखिए, क्या पता पूछ ले. और एनी एरिया डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन टू बी अर्बन एरिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. एक तो एरिया एडमिनिस्ट्रेड बाय म्युनिसिपल कमेटी हो गया, कोई एरिया है जो कि म्युनिसिपल कमेटी एडमिनिस्ट्रेट कर रही है, तो ये इंक्लूड हो सकता है. दूसरा होगा आपका फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये ध्यान रखने की जरूरत है. फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम अर्बन एरियाज में पढ़ रहे थे. तो हमने देखा कि अर्बन एरियाज तक आपका फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय म्युनिसिपल कमेटी, आई अर्बन एरिया तक में ये लिखा हुआ है. इसमें टेनेंट के डेफिनेशन में एक चीज आपको इंपॉर्टेंट और फोकस करना है. एंड इन द इवेंट ऑफ सच पर्सन डेथ, मान लीजिए डेथ हो जाती है तो उसके एयर्स भी आ जाते हैं, ये हमने डिस्कस किया था. उसके बाद एक इसमें लिस्ट होती है कि हु आर ऑर्डिनरली रिजाइडिंग विथ हिम. तो जो बंदे उसके साथ रह रहे थे टेनेंट के साथ, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ डेथ. बट इसमें क्या नहीं इंक्लूड होगा, डज नॉट इंक्लूड. ये ध्यान रखना होगा.
इसमें क्या नहीं इंक्लूड होगा, डज नॉट इंक्लूड कोई ऐसा पर्सन प्लेस्ड इन ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग और रेंटल लैंड बाय इट्स टेनेंट, यदि किसी को ऐसे नॉर्मली रख दिया है एक्सेप्ट विद द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, यही बात थी कि यदि ऑर्डिनरीली किसी को रख दिया है तो उस बात से वो टेनेंट नहीं बन जाएगा अंटिल देयर इज एन एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। देन 3 में एग्जम्पशन देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस शैल नॉट अप्लाई टू एनी पर्टिकुलर बिल्डिंग और रेंटेड लैंड और एनी क्लास ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड्स, बिल्डिंग को, रेंटेड लैंड को या क्लास ऑफ बिल्डिंग को, क्लास ऑफ बिल्डिंग को वो एग्जाम कर सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई एनजीओ है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन आ रही है जो कि किसी को कुछ काम करना है, देन उस केस में 3 में एग्जाम्पशन उसको मिल जाता है पार्टीज को। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं सब टेनेंट के रिगार्डिंग में। तो सबसे पहले 2C में हम देख लेते हैं 2C में क्या दिया है। 2C में दिया है लैंडलॉर्ड और इसमें क्या है, इंक्लूड अ टेनेंट हु सबलेट। तो एक तो देखिए 2C के हिसाब से यदि हम जाएंगे तो इसमें क्या लिखा है कि जब लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन होती है, इसमें है कि जो लैंडलॉर्ड है वो इज नॉट हिज लैंडलॉर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2C। जो टेनेंट के लिए जो लैंडलॉर्ड है तो ये लैंडलॉर्ड नहीं है विद इन द मीनिंग ऑफ 2C। सो द सब टेनेंट डज नॉट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ टर्म टेनेंट इन सेक्शन 2H। 2H में भी सब टेनेंट का फॉल नहीं कर रहा है। सो देयरफॉर यदि कहें सो द टेनेंट कैन नॉट मेंटेन द एक्शन फॉर eviction अंडर सेक्शन 13। सो टेनेंट इविक्शन का एक्शन सेक्शन 13 के तहत नहीं ला सकता है अगेंस्ट हिज सब टेनेंट। सो एक इन शॉर्ट आप बस ये समझिए कि 13 के लिए कभी भी टेनेंट 13 का यूज करके सब टेनेंट को इविक्शन नहीं करा सकता। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि परमजीत सिंह वालिया वर्सेस जगदीश मित्तर वाले केस में हेल्ड किया गया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक जो टेनेंट है वो 13 की प्रोसीडिंग का यूज करके अपने सब टेनेंट को इविक्शन का केस अराइज नहीं कर सकता, सूट स्टार्ट नहीं कर सकता। देन कम टू द पार्ट ऑफ 3 वी हैव डील विथ इट। 4 है कि डिटर्मिनेशन ऑफ पेरेंट है, कौन डिसाइड करेगा, तो कंट्रोलर करेगा। हु विल डिसाइड, कंट्रोलर विल डिसाइड। कंट्रोलर शैल ऑन एप्लीकेशन बाय द टेनेंट और द लैंडलॉर्ड, कौन कर सकता है ऑन एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि लैंडलॉर्ड ही एप्लीकेशन फाइल करेगा, कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, आइदर टेनेंट और द लैंडलॉर्ड, इन दोनों में से कोई सा भी डिसाइड कर सकता है, कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बिल्डिंग और रेंटेड लैंड कि फिक्स द फेयर रेंट फॉर सच बिल्डिंग और रेंटेड लैंड आफ्टर होल्डिंग सच इंक्वायरी एज मे थिंग्स फिट, सच फेयर रेंट शैल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एप्लीकेशन। कब से ऑपरेटिव होगा, ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये हमने पढ़ लिया 4 में डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट। ऑलराइट, now in fixing the fair rent under this section the controller shall first determine the basic rent which shall be, क्या क्या जो बेसिक डिटरमाइन करेगा कंट्रोलर उसके बारे में बात कर। लेट्स रीड अबाउट द क्लॉज 2। क्लॉज 2 में क्या है, इन फिक्सिंग द फेयर रेंट अंडर दिस सेक्शन द कंट्रोलर शैल फर्स्ट डिटरमाइन द बेसिक रेंट विच शैल बी, नंबर ए इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन whereof was completed on or before the 31st day of December 1961। सो ये कट ऑफ डेट है, इस डेट के पहले यदि किसी बिल्डिंग का कंप्लीशन हो चुका है उस केस में क्या सीन होगा, और लेट आउट बिफोर द सेट डेट द रेंट प्रिवेलिंग इन द लोकेलिटी फॉर द सिमिलर बिल्डिंग। सो सिंपल सा सिमिलर बिल्डिंग जो 1962 के आसपास बनी है उन पे कितना रेंट चल रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको रेंट दिया जाएगा। ये हम डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 4 में कंट्रोलर करता है, जिसका ऑपरेटिव डेट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है। इसमें एप्लीकेशन लगाता कौन है, टेनेंट भी लगा सकता है, लैंडलॉर्ड भी लगा सकता है। बी केस है वैसे केसेस के बारे में जिनका कंप्लीशन आफ्टर 1961 हुआ है, 31st ऑफ दिसंबर 1961, राइट। सो इस केस में क्या होगा, सो द रेंट एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, तो ये एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एज पर देयर एग्रीमेंट ही ये डिसाइड होगा।
लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का जो भी आपस में डिसाइड करेंगे होगा प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, और वेयर नो रेंट हैज बीन एग्रीड अपॉन, यदि कोई एग्री नहीं कर पा रहे हैं, सो द बेसिक रेंट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेंट प्रिवेलिंग इन द लोकेलिटी और सिमिलर बिल्डिंग और रेंटेड लैंड एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन। सो डेट ऑफ एप्लीकेशन के दिन उस डेट ऑफ एप्लीकेशन के टाइम पे सिमिलर बिल्डिंग पे क्या रेंट चल रहा है उस अकॉर्डिंगली हम देंगे। बट जनरली इस केस में यही होगा, जो बिल्डिंग 31 दिसंबर 1961 के बाद बनी है उन बिल्डिंग पे पार्टीज एग्री करके कर सकती हैं, बट बिफोर वाले केसेस में वो सिमिलर बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लेकर रेंट का डिसाइड होगा। देन थर्ड इज अबाउट in fixing fair rent, the controller may allow an increase or decrease on the basic rent determined under subsection 2। ये फिक्स नहीं है, अलाउ इंक्रीज और डिक्रीज तो आप समझ लीजिए फिक्स नहीं है, ऐसा फिक्स हो ही नहीं सकता। और on the basic rent determined under subsection 2 not exceeding 25% of the rise or fall in the general level of price since the date of agreed rent on the date of application as the case may be। तो अमाउंट का कितना दिया है 25% ऑफ 25%, अब ये घटे बढ़े उसी अकॉर्डिंगली होगा, 25% की एक वैल्यू है हमारे पास। as the case may be in accordance with the average of all India whose price index number so and so। So basically आपको 25% का इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है as per the condition। 4 में क्या है, notwithstanding the fair rent for the building or rented land has been fixed, भले ही फिक्स कर दिया गया हो, अंडर द ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1949, मान लीजिए पहले इस एक्ट के थ्रू ये फिक्स कर दिया गया हो, सो उसी को बोल रहा है। Hereafter referred as 1949, a landlord or tenant of such building or rented land shall be entitled to get its fair rent fixed under this section। So simply because कि earlier act के through ये जो 1949 का एक्ट है रजिस्टर्ड कर दिया, फेयर रेंट डिटरमाइन हो गया था, उसके बाद भी अब आप लैंडलॉर्ड या टेनेंट दोनों में से जो भी है shall be entitled to get its fair rent fixed, entitled to get its fair rent fixed, ये पॉसिबल है। Now, fifth is notwithstanding anything contained in this act, the controller may fix the fair rent on the basis of the compromise arrived between the parties to the proceedings। Such rent shall be binding only between the parties and their heir। So simple, यहाँ पे यदि compromise करके भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं, कंट्रोलर फिक्स करेगा बट ये कंप्रोमाइज होगा पार्टीज के बीच में, तब कंट्रोलर में फिक्स द फेयर रेंट, कंट्रोलर ही फिक्स करेगा, बट यदि पार्टी कंप्रोमाइज कर रहे हैं देन उसके अकॉर्डिंग करेगा। फिर नाउ रिवीजन इन फेयर रेंट इन सर्टेन केसेस, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 सेक्शन 5। 4 में हमने देखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट है, 3 में एग्जम्पशन है, 2 में डेफिनेशन है, एंड 1 इज अबाउट द शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। रिवीजन इन फेयर रेंट, यदि रिवीजन करना है, 4 में यदि फेयर रेंट डिसाइड हो चुका है तो अब इस यदि फेयर रेंट का रिवीजन करना है तो 5 में दिया गया। सो व्हेन द फेयर रेंट ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड हैज बीन फिक्स्ड अंडर सेक्शन 4, 4 में फिक्स हो गया है, नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज इन सच फेयर रेंट शैल बी परमिसिबल, कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। अभी हमने 4 में देखा कि आपको इंक्रीज डिक्रीज कराना है, कर सकते हो 25% की वैल्यू का ध्यान में रखते हुए, बट 5 में बोला कि यदि आपको रिवीजन पे जाना है उस रेंट के, तो पहले 5 ईयर आप कुछ नहीं करिएगा, ये परमिसिबल नहीं हो, शैल बी परमिसिबल फॉर ए पीरियड ऑफ 5। इसमें नो फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज, वर्ड नो है ना, तो 5 ईयर के लिए ये बिल्कुल फिक्स होता है। आई एम हाईलाइटिंग द सेक्शन एज पर देयर इंटेंशन, लाइक नो शुड बी ये हाईलाइटेड विद रेड कलर एंड द परमिसिबल थिंग्स शुड बी हाईलाइटेड विद द ग्रीन कलर। प्रोवाइडेड दैट एन इंक्रीज में बी अलाउड इन केस वेयर एनी एडिशन इम्प्रूव। अब ये प्रोवाइजो किस चीज के लिए दे रहा है, यदि इस 5 ईयर के अंडर में आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो कब अलाउ कर सकते, इंक्रीज कब अलाउ करेंगे, इंक्रीज में भी अलाउ, ये इसके लिए दे दिया। दूसरा क्या, डिक्रीज में भी अलाउड, ये सेकंड प्रोवाइजो में दे दिया गया। अब क्या है, मान लीजिए कोई एडिशन हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, ऑल्टरेशन हो रहा है, कैरीड आउट at the expense of landlord है and the building or rented land which is occupation of the tenant, then at the request of the tenant, यदि at the request of tenant है then at the request of tenant के केस में ही ये चीज पॉसिबल है। और दूसरा क्या है, यदि डिक्रीज का केस हो रहा है तो केस वेयर देयर इज ए डिक्रीज और डिमिनिशन इन द अकोमोडेशन और अमेनिटीज प्रोवाइडेड,
तो यदि जो एमिनिटीज वगैरह हैं यदि वो कम प्रोवाइड अप की जा रही है तो आपका रेंट भी घटेगा। टू इज अबाउट कोई भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इन रिगार्ड टू एनी इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज के रिगार्डिंग में मान लीजिए कोई आपका कोई डिस्प्यूट होता है, उस केस में क्या होगा, अंडर दिस सेक्शन शैल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर। सो एक तो अल्टीमेट अथॉरिटी आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें कंट्रोलर है जो कि अमाउंट फिक्स कर रही है, रिवीजन की एप्लीकेशन उसके पास जा रही है, इंक्रीज और डिक्रीज का केस आ रहा है तो उसके पास जा रहा है। सो ये केस है। देन 6 है लैंडलॉर्ड नॉट टू क्लेम एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ फेयर रेंट। सो सेक्शन 4 में जो पी जो कंट्रोलर ने फिक्स कर दिया है उसके ऊपर के लिए लिमिट बोल दिया कि अब आप लैंडलॉर्ड और कुछ क्लेम नहीं करेगा फेयर रेंट से एक्सेस में। मार्जिनल हेडिंग ही सजेस्ट कर रही है। सो द लैंडलॉर्ड शैल नॉट क्लेम या रिसीव कोई प्रीमियम, रिसीव एनी प्रीमियम अदर लाइक सम इन एडिशन टू फेयर रेंट, उसके अलावा इन एडवांस इन एक्सेस ऑफ सच फेयर रेंट, बट द लैंडलॉर्ड में स्टिपुलेट फॉर एंड रिसीव इन एडवांस एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। सो जो आपको एडवांस अमाउंट जो लेना होगा वो 1 मंथ ही लेना होगा। 1 मंथ रेंट है, 1 मंथ तक ही आप ले सकते हो जो एडवांस अमाउंट है। In addition to such, but the landlord may stipulate for and receive in advance an amount not exceeding 1 month. Then B is the case, any agreement for the payment of any sum in addition to fair rent or rent in excess of such fair rent shall be null and void. अब यदि कोई एग्रीमेंट, यदि आप पार्टी खुद एग्रीमेंट कर रही हैं कि हम जो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर रेंट है हम इसे एक्सीड करेंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट नल एंड वॉइड होगा, इसको कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। सो दैट मीन्स कि टेनेंट तो रह देगा लेकिन लैंडलॉर्ड जाके एक्सेस करा ही नहीं पाएगा, इन्फोर्स नहीं करा पाएगा, सॉरी। देन 6A इज अबाउट द डिपॉजिट ऑफ रेंट। 6A is about the deposit of rent. सिक्स ए में डिपॉजिट ऑफ रेंट, डिपॉजिट ऑफ रेंट में सिंपली बोला कि यदि रेंट डिपॉजिट करना है अब हमको। अब एक केस हो सकता है कि लैंडलॉर्ड रिफ्यूज करे रिसीव करने से कि मैं लूंगा ही नहीं भाई पैसे। दूसरा हो सकता है कि रिसीट जो है वो नहीं दे रहा है, या कोई रेंट पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग रेंटेड लैंड। उस केस में क्या कर सकता है कि टेनेंट अप्लाई करेगा, किसको अप्लाई करेगा, कंट्रोलर को अप्लाई करेगा फॉर लीव टू डिपॉजिट। कंट्रोलर को अप्लाई करेगा कि आप ये पैसा जमा कर लीजिए, और कंट्रोलर क्या करेगा, उसको डिपॉजिट कर लेगा। नाउ इफ आफ्टर एग्जामिनिंग द एप्लीकेशन ही सेटिस्फाइड दैट देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर द एप्लीकेशन, सेटिस्फाइड हो गया, उस केस में क्या करेगा, एंड इफ द एप्लीकेशन पेज द फीस इफ एनी चार्जेबल फॉर द इशू ऑफ द नोटिस हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड, उस केस में अब सेकंड में देखिए वेयर डिपॉजिट हैज बीन रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1। ऑब्वियसली यदि सेटिस्फाइड, कंट्रोलर सेटिस्फाइड हो गए तो पैसे ले लेगा, एंड देन सब सेक्शन 1 में जैसे ही ले लेगा इट शैल बी डीम्ड टू बी द पेमेंट, ये इट शैल बी डीम्ड टू बी द पेमेंट मेड बाय द टेनेंट। ये किसको मानी जाएगी, ये मानी जाएगी जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए मानी जाएगी, टू द लैंडलॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेंट ड्यू। अब यदि आपने पैसे ले लिए हैं तो आप अपने पास नहीं रखेंगे, आप नोटिस इशू करिए देयर टू द लैंडलॉर्ड, और उसके बाद डिपॉजिट द कंट्रोलर शैल गिव नोटिस दीजिए, और उसके बाद लैंडलॉर्ड एंड शैल पे द अमाउंट देयर ऑफ, उसको पैसा दीजिए। सो 6 इज अबाउट द डिपॉजिट ऑफ रेंट। 4 में हमने देखा क्या है, 4 में डिपॉजिट ऑफ रेंट है, 5th में डिपॉजिट ऑफ रेंट का रिवीजन है, तो क्या होगा, 6 में है कि लैंडलॉर्ड जो फेयर रेंट है उससे एक्सीड में कोई कुछ क्लेम नहीं करेगा, एंड देन 6A में है कि डिपॉजिट ऑफ रेंट इज लाइक द केस यदि लैंडलॉर्ड मना कर रहा है तो। देन 7 में क्या है कि रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड मे बी रिकवर्ड। अब एक ऐसा रेंट है जो कि पे करने की जरूरत नहीं थी बट आपने पे किया है, एक्सेस में पे कर दिया, तो उस चीज की रिकवरी हो सकती है, ये 7 में बता रहा है। हमारी लीजिए वेयर एनी सम हैज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस बीन पेड विच सम बाय रीजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दैट शुड नॉट हैव बीन पेड, पे नहीं किया जाना चाहिए था, सच सम शैल एट द टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो यहाँ पे टाइम दे दिया विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट, लिमिटेशन पीरियड दे दिया इसका, तो इसी के हिसाब से ही गवर्न होगा। बी रिकवर बाय द टेनेंट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड हु रिसीव द पेमेंट, और या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मेथड ऑफ रिकवरी। बी मेथड ऑफ रिकवरी बी डिडक्टेड विद इन सच 6 मंथ
बाय सच टेनेंट फ्रॉम एनी रेंट पेएबल बाय हिम सच लैंड, किसी और एक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर मेथड ऑफ रिकवरी, कोई अदर मेथड ऑफ रिकवरी है उसको फर्क में हम नहीं डालेंगे। बट अभी इस केस के हिसाब से यदि आपने रेंट एक्सेस पे किया है तो आपके पास जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ का है अपना पेमेंट क्लेम करने का। एक्सप्लेनेशन, इस सेक्शन में एक्सप्रेशन जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इसका सेम मीनिंग है जो कि सीपीसी में मेंशन किया गया है और इंक्लूड कर रहा है इन द केस ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी द जॉइंट फैमिली ऑफ विच द डिसीज्ड पर्सन वाज अ मेंबर। 8 में हम देख रहे हैं इंक्रीज ऑफ रेंट ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ रेट और लोकल अथॉरिटी। 8 में हम देख रहे हैं कब रेंट आपका इंक्रीज कर सकता है। सेक्शन 8 का वो सिचुएशन है कि मान लीजिए मंथली रेंट फिक्स हो चुका है, मीनवाइल 6 महीने हुए कि अब जो अथॉरिटी ने क्या किया कि कोई फ्रेश रेट और सेस और टैक्स इज लिविड, मतलब फ्रेश रेट टैक्स का नया रेट शुरू कर दिया या कोई जो टैक्स का रेट है उसको बढ़ा दिया। उस केस में क्या होगा, लैंडलॉर्ड ने तो पुराने टैक्स के अकॉर्डिंग ही रेंट डिसाइड किया था, तो उस केस में लैंडलॉर्ड क्या कर सकते हैं, ये रेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। बट इसकी लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी है वो कर उतना बढ़ा दो। शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एनी सच रेट, तो जितना उधर टैक्स या सेस जो भी चेंजेस हुआ है उतना आप कर सकते हो। बट मान लीजिए प्रोवाइडेड सच इंक्रीज इन रेंट शैल बी पेएबल बाय द टेनेंट फ्रॉम द डेट। अब मान लीजिए वो सेस या जो टैक्स स्लैब में जो चीज चेंज हुई है ये 6 महीने पहले हुई है और लैंडलॉर्ड जाके अब आज की डेट में मांग रहा है कुछ से टेनेंट से, तो ऐसा नहीं कि वो पुराने डेट से मांग सकता है, ऐसा नहीं होगा। वो जब उसको नोटिस देगा, टेनेंट फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ रिटन नोटिस ऑफ डिमांड, उसको कब रिसीव हुई इस बारे में नहीं लिखा रहा है, ये ध्यान देना है। लेट्स रीड इट, प्रोवाइड फर्दर दैट सच इंक्रीज इन रेंट शैल बी पेबल बाय द टेनेंट, टेनेंट के द्वारा दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ रिटन नोटिस ऑफ डिमांड सेंट बाय द लैंडलॉर्ड अंडर रजिस्टर्ड कवर। तो जब उसको दी गई नोटिस, या जब उसको नोटिस दी गई, सॉरी जब उसको नोटिस डिस्पैच की गई है उस डेट से टेनेंट को देना पड़ेगा, सेंट बाय द लैंडलॉर्ड अंडर रजिस्टर्ड कवर। तो अमाउंट देने का डेट क्या होगा, अमाउंट देने की डेट होगी जिस दिन से नोटिस उसको डिस्पैच की गई कि तुमको ये जो एक्स्ट्रा सेस है ये या एक्स्ट्रा टैक्स है जो भी वो देना पड़ेगा। देन 8 बोल रहा है कि ये जो प्रोविजन है यही कंसोलिडेट है, लाइक इसी में ही होगा जो होगा, उसके अलावा और कहीं से आप रिकवर नहीं करिएगा। सो नो लैंडलॉर्ड शैल रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट द अमाउंट ऑफ एनी रेट सेस और टैक्स। ठीक है, तो ये क्लॉज 2 में बार कर दिया है, नो लैंडलॉर्ड शैल रिकवर फ्रॉम हिज टेनेंट। देन 9 में क्या है कि लैंडलॉर्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एमिनिटीज, ये लैंडलॉर्ड की ड्यूटी बनती है कि कुछ एमिनिटीज, सर्टेन एमिनिटीज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा टेनेंट को। तो मान लीजिए इफ द एमिनिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सीवेज है या टैप वाटर है सप्लाई हैव बीन मेड अवेलेबल in any locality of the state government or local authority, so the tenant of building or rented land of such locality shall be entitled to the enjoyment thereof subject to the provision herein contained। so amenities के लिए entitled होंगे जो भी आपका रेंट आएंगे या rented land में है या कोई बिल्डिंग में टेनेंट रह रहा है तो वो amenities के लिए entitled होंगे। 9 में क्या है कि मान लीजिए लैंडलॉर्ड एट द रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द टेनेंट फेल कर जा रहा है, फेल्स टू एग्री इन राइटिंग अबाउट इट, फेल्स टू एग्री इन राइटिंग है कि टू प्रोवाइड ऑल और एनी ऑफ द एमिनिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर, या फेल टू प्रोवाइड द सेम विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ सच रिक्वेस्ट, 30 दिन और 90 डेज का इधर टाइम पीरियड दे दिया। उस केस में क्या होगा, द टेनेंट मे अप्लाई टू द कंट्रोलर, फिर आप कंट्रोलर के पास पहुंच जाइए। द कंट्रोलर इस केस में क्या करेगा, ऑन सच एप्लीकेशन बाय द टेनेंट एंड आफ्टर सच इंक्वायरी, एप्लीकेशन देखेगा, इंक्वायरी करेगा, परमिट करेगा टेनेंट को टू हैव सच एमिनिटी एट द कॉस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। उसको करेगा क्या, भाई आप एमिनिटी एंजॉय करो, और इसमें कॉस्ट कौन देगा, कॉस्ट देगा आपका लैंडलॉर्ड। ऑन सच कंडीशन एज ही मे डीम प्रॉपर, टेनेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्ट द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम इन प्रोवाइडिंग द एमिनिटीज, तो जितना एक्सपेंसेस होगा वो भी डिडक्ट कर लेगा टेनेंट। आपने घर दिया है तो घर के साथ सारी सुविधाएं हैं वो भी देना आपका ही काम है, यदि आप नहीं दे रहे हैं सो ऑब्वियसली चार्जेस काटे जाएंगे। Then provided that the rate of deduction of such expenses shall not exceed 50% per annum,
अब ये जो डिडक्शन का जो रेट होगा ये शैल नॉट एक्सीड 50% परसेंटम ऑफ द अमाउंट ऑफ रेंट। अच्छा, अमाउंट का जो भी रेंट अमाउंट है 50% से ज़्यादा नहीं होगा जो डिडक्शन रेट होगा। हमारे 10,000 रुपये आप दे ही रहे हैं और ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब 5,000 तक की फिर उस केस में लिमिट होगी। Then provided further that the controller may reject the application if he is satisfied that such an order will cause undue hardship to the landlord। और मान लीजिए ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन किस चीज़ के लगा रहे हैं, ये जो पैसे वाली है, मान लीजिए अनड्यू हार्डशिप क्रिएट कर रही है फॉर द लैंडलॉर्ड, तो उस केसेस में कंट्रोलर और अदर रेमेडीज देख सकता है, कीपिंग इन व्यू हिज सोर्स ऑफ इनकम और वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर इनकमेंसुरेट विद द बेनिफिट शॉट टू बी अचीव्ड। तीसरे में क्या होगा, तो कंट्रोलर फिक्स कर सकता है द एक्सटेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एमिनिटीज, कंट्रोलर फिक्स कर सकता है। देन आफ्टर द एमिनिटीज हैज बीन प्रोवाइडेड, इसमें कंट्रोलर फिक्स कर सकता है एक्सटेंट एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एमिनिटीज। Then, after the amenities has been provided, the tenant shall immediately thereafter send the detail of the expenses incurred by him to the landlord। आपने जो भी expenses incurred किया है वो लैंडलॉर्ड को भेजिए। देन 5 में क्या है, मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है एज रिगार्ड द क्वांटम ऑफ अमाउंट, क्वांटम ऑफ अमाउंट के रिगार्डिंग में कोई डिस्प्यूट हो रहा है पार्टीज के बीच में, देन फॉर प्रोवाइडिंग द एमिनिटीज द सेम शैल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर। डिसाइड कौन करेगा, कंट्रोलर डिसाइड करेगा, आफ्टर द इंक्वायरी करेगा। देन 6 है कि लैंडलॉर्ड इंटाइटल रहेगा इनहैंस द रेंट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड टू द एक्सटेंट ऑफ 8% पर एनम। कितना बढ़ा सकता है वो 8% पर एनम ही बढ़ा सकता है लैंडलॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जनरली 10% लोग सुनते हैं बट ये 8% पर एनम तक ही लिमिट करके रखा है। Provided that where the tenant has initially incurred the expenses for providing such amenities, the enhancement of rent shall not be allowed till the amount spent by the tenant has been realized। तो जब तक वो अमाउंट एडजस्ट नहीं होगा तब तक ये चीज़ें इंक्रीज नहीं होंगी। देन लैंडलॉर्ड नॉट टू इंटरफेयर विद द एमिनिटीज। 9 में तो आपकी ड्यूटी बनती है कि एमिनिटीज आप प्रोवाइड कराइए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार और देख लेते हैं। 9 में एमिनिटीज आप प्रोवाइड कराइए, जो भी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है उनको यूज करने के लिए अथोराइज है। दूसरा, एप्लीकेशन आप देंगे 30 डेज या और फेल्स टू प्रोवाइड द सेम विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज ऑफ सच रिक्वेस्ट। उसके बाद भी रिक्वेस्ट के बाद भी 90 डेज तक वो नहीं दे रहा है। If the landlord at the written request of the tenant fails to agree in writing to provide all or any of the amenities within a period of 30 days or fails to provide the same within a period of 90 days of such request। ठीक है, ये दो डेट हो गई। उसके बाद एमिनिटी होंगी एट द कॉस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड। ये जब कंट्रोलर ऑर्डर करता है कि आप खुद से टिक करा लो, लैंडलॉर्ड के कॉस्ट पे ले लिया जाएगा। जो लिमिट है एक्सपेंसेस की वो 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अनड्यू हार्डशिप हो रहा है तो इसको मना किया जा सकता है ये सिचुएशन को। देन कंट्रोलर फिक्स करेगा कि एक्सटेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ द एमिनिटीज। और मान लीजिए कोई एक्सपेंस जो इनकर्ड हो रहा है तो जैसे ही एमिनिटीज कंप्लीट हो जा रही है आप इन्फॉर्म करिए लैंडलॉर्ड को। एंड देन 5th इज अबाउट, यदि कोई क्वांटम ऑफ अमाउंट जो कि एमिनिटीज में स्पेंड किया गया, सो द सेम शैल बी डिसाइडेड बाय द कंट्रोलर, यदि कोई डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द क्वांटम ऑफ अमाउंट। और 6 में बोला कि जो लिमिट है वो 8% पर एनम है, बट ये तब तक नहीं दी जाएगी जब तक आप जो पुराना एमिनिटीज वाला वो चीज़ें सेटल डाउन ना हो गई हों। 10 में हम देख रहे हैं कि लैंडलॉर्ड इंटरफेयर नहीं करेगा विद एमिनिटीज। सो कोई भी लैंडलॉर्ड शैल विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज कट ऑफ और विथहोल्ड एनी ऑफ द एमिनिटीज एंजॉय बाय द टेनेंट। आप ये नहीं करेंगे। देखिए 8 का यदि वॉल्यूशन 8 वी आर रीडिंग अबाउट द 10, इसको आपको सेक्शन 22 एक पनिशमेंट का सेक्शन है, वहां पे ध्यान देंगे हम कि सेक्शन 22 में बोला कि 1000 रुपए तक का फाइन चला जाता है। सो सिंपली आप कट ऑफ या विथहोल्ड नहीं करेंगे कोई भी एमिनिटीज एंजॉयड बाय द टेनेंट। अब मान लीजिए कि कोई टेनेंट है इन ऑक्यूपेशन ऑफ बिल्डिंग और रेंटेड लैंड में, इफ द लैंडलॉर्ड हैज कॉन्ट्रावीन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, एप्लीकेशन मेक करेगा टू द कंट्रोलर कंप्लेनिंग ऑफ सच कंट्रावेशन। एप्लीकेशन किससे हो जाएगी, इसमें एक ही अथॉरिटी का बार बार नाम सुन रहे हैं, वो है कंट्रोलर। दूसरा, कट ऑफ विथहोल्ड हो रहा है। 22 में पनिशमेंट है। 22 में आप देखिएगा 22 के क्लॉज 1 में है कि यदि ऐसा कुछ केस आता है तो हम 1000 रुपीज का पनिशमेंट चार्ज करेंगे। देन तीसरे में क्या है, इफ कंट्रोलर और इंक्वायरी फाइंड दैट
tenant has been enjoyment of the amenities and that they were cut off or withheld by the landlord without just or sufficient cause, he shall make an order directing the landlord to restore such amenities. इंक्वायरी करने के बाद restoration का भी ऑर्डर देगा कि उस amenities को जल्दी से शुरुआत करिए आप. Provided that if the controller satisfy कर रहा है from affidavit or otherwise that immediate enjoyment of amenities is essential, he may by order in writing allow the tenant to get such amenities restored on such term and condition as may be imposed by the controller, subject to his final decision as regard the expenses of the restoration of amenity. So simply मान लीजिए कोई amenities immediate enjoyment की है, तो उस केस में इसको तुरंत अर्जेंटली इसको रिस्टोर किया जाएगा और ये जो डिसीजन होगा ये सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन के बाद ही इसको डिसाइड करेंगे. बट अभी अर्जेंट वाले केसेस के लिए हम मतलब अर्जेंट टाइप की एम्यूनिटीज है, लाइक सीवेज वाली, सीवेज का सीन है या इलेक्ट्रिसिटी का सीन है, सो ऐसे केसेस में हम अर्जेंटली स्टार्ट कर सकते हैं एंड सब्जेक्ट टू हिज फाइनल डिसीजन जो भी रहेगा. 11 में है कि कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग. तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे. नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहाँ है? सी में था. रेजिडेंशियल बिल्डिंग एच में था. सो कोई भी पर्सन, नो पर्सन शैल कन्वर्ट आरबी इनटू एनआरबी एक्सेप्ट विद द परमिशन इन राइटिंग ऑफ द कंट्रोलर. बट यदि करना है तो, यदि करना है एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कंट्रोलर, तो कंट्रोलर की परमिशन से ही होगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 11 सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है फॉर द पीटी पर्पस. इसका इंडेक्स भी पूछता है. देन 12 इज अबाउट द फेलियर. फेलियर बाय लैंडलॉर्ड टू मेक नेसेसरी रिपेयर. 9 में तो हो गया कि आपको एम्यूनिटीज प्रोवाइड कराना है. 10 में हो गया कि आप लैंडलॉर्ड इंटरफेयर एम्यूनिटीज के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा. 11 में हो गया कन्वर्जन हो गया. 12 में हो गया कि मान लीजिए कोई नेसेसरी रिपेयर हो गया. एम्यूनिटीज अलग हो गई, रिपेयर अलग हो गया. तो रिपेयर यदि कोई नेसेसरी रिपेयर है वो नहीं करा रहे हो, उसके रिगार्डिंग में क्या सीन हो सकता है. सो मान लीजिए इफ लैंडलॉर्ड फेल्स टू मेक द नेसेसरी रिपेयर टू बिल्डिंग अदर देन स्ट्रक्चरल अल्टरेशन. अदर देन स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल अल्टरेशन के लिए एग्जाम्प्ट है वो. The controller shall be competent to direct on application by the tenant and after such inquiry as the controller may think necessary that such repair may be carried out by the tenant and the cost thereof may be deducted from the rent which is payable by him. So मान लीजिए कोई necessary repair है other than structural alteration के अलावा, तो कंट्रोलर के पास ये राइट होगा, कंट्रोलर के पास राइट होगा कि रिपेयर में बी कैरिड आउट बाय द टेनेंट. रिपेयर कैरिड आउट कर ले टेनेंट और ये जो डिडक्ट किया जाएगा, जो भी रेंट पे किया जा रहा है उसको, जो भी रेंट टेनेंट पे कर रहा है इसको लैंडलॉर्ड को, प्रोवाइडेड दैट इफ द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड फ्रॉम एफिडेविट और अदरवाइज दैट द अर्जेंट रिपेयर आर इसेंशियल. ये प्रोवाइड हुआ अर्जेंट रिपेयर का केस का. उसमें क्या होगा? ही मे बाई ऑर्डर इन राइटिंग अलाउ द टेनेंट टू गेट इट रिपेयर कैरिड आउट on such term and condition as may be imposed by controller subject to his final decision. तो अर्जेंट है तो अर्जेंट करा लीजिए, सब्जेक्ट जो फाइनल डिसीजन आएगा उस टाइम हम कंसिडर कर लेंगे क्या करना है, कैसे करना है. देन इंपॉर्टेंट इज टोटल 24 सेक्शन है, हम लोग हैं मिड पे 12 और अब है 13 में जो इविक्शन ऑफ टेनेंट. सो एक बार रिकैप करते हैं स्टार्टिंग से लेके. यस, सो फर्स्ट इज अबाउट क्या है, फर्स्ट में शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट हर एक एक्ट में रहता है. सेम सेक्शन 2 हो जाता है डेफिनेशन. डेफिनेशन में ए डिफाइन करता है बिल्डिंग, देन कंट्रोलर, बी कंट्रोलर, सी लैंडलॉर्ड एंड उसमें मैंने रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल में, सॉरी मैंने गलत बोला था, इसमें नॉन रेजिडेंशियल डिफाइन है डी में, मैंने सी बोला था, एंड देन जी में है आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग. सी और एच लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बारे में डिफाइन है. सो उस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज 11 में. देन एच में टेनेंट डिफाइन हो रहा है, अर्बन एरियाज आई में है, आई में अर्बन एरियाज है. तीसरे में एग्जेम्पशंस क्लॉज है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि एग्जेम्प्ट कर सकती है. 4 में रेंट का डिसाइड होगा, रेंट का डिसाइड का मान लीजिए रिविजन पे जाना है तो 5 में आप जाइएगा, 5 में जाना है. देन उसके बाद 6 में क्या होता है कि आप एक्सेस रेंट क्लेम नहीं करिएगा, 6 में एक्सेस रेंट क्लेम नहीं करने की जरूरत है. 6A में आप डिपॉजिट करिए रेंट को. 7 में जो रेंट नहीं पे किया गया उसको हम रिकवर कर सकते हैं.
रेंट विच शुड नॉट हैव बीन पेड, जो जो रेंट नहीं देना चाहिए था वो हम रिकवर कर सकते हैं। लाइक एक्सेस रेंट आपने दे दिया तो रिकवर कर सकते हैं 6 महीने का टाइम पीरियड। एट में एट में क्या हो जाता है कि इंक्रीज यदि करना है तो कितना कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग में दिया है। 9 में एम्यूनिटीज से रिलेटेड है। 10 से 10th में किस चीज से रिलेटेड, 10 में है लैंडलॉर्ड इंटरफेयर नहीं करेगा एम्यूनिटीज पे। 11 में कन्वर्जन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग इनटू नॉन रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल डी में है, रेजिडेंशियल आपका जी में है। देन 12 में है कि मान लीजिए कोई नेसेसरी रिपेयर करने से लैंडलॉर्ड नहीं करता, फेल हो जाता है, देन उस केस में कंट्रोलर अलाउ कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है टेनेंट को कि नेसेसरी रिपेयर वो मेड आउट कर ले। देन हम आते हैं 13 में आते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है एविक्शन ऑफ टेनेंट। कौन कौन से ग्राउंड पे टेनेंट का एविक्शन हो सकता है। So now we are going to discuss about the eviction of tenant which is being provided under section 13. It's a very important section। और इसमें सबसे पहले क्लॉज में तो ये बोल दिया गया कि आपको जो सिंपली लाइक shall not be evicted therefrom except in accordance with the provision of this section। So यदि eviction होना है, केस eviction होना है टेनेंट का, तो सिर्फ इसी प्रोविजन के हिसाब से ही उसका eviction हो सकता है और पॉसिबल नहीं है, राइट। नाउ क्लॉज 2 में हम देखते हैं क्या है कि लैंडलॉर्ड हु सीक्स टू इविक्ट हिज टेनेंट शैल अप्लाई टू द कंट्रोलर। किसको अप्लाई किया जाएगा, ये अप्लाई किया जाएगा कंट्रोलर को। सो यस, एक तो 13 में ये आपका ये बता दिया गया कि लाइक जो टेनेंट है और उसके पास इविक्शन के लिए, सॉरी, जो जो भी टेनेंट है उसका जो इविक्शन होगा वो सिर्फ जो सेक्शन 13 में ग्राउंड मेंशन है उन्हीं के बेसिस पे होगा। सो नंबर क्लॉज 2 में देखिएगा लाइक लैंडलॉर्ड हु सीक एन evict his tenant shall apply to the controller। किसको अप्लाई किया जाएगा, कंट्रोलर को अप्लाई किया जाएगा। नंबर एक चीज, किस चीज के लिए, डायरेक्शन दैट इन दिस बिहाफ कंट्रोलर आफ्टर गिविंग द टेनेंट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, सुना जाएगा उसकी एप्लीकेशन को। नाउ इज सेटिस्फाइड, पहला ग्राउंड कि नॉट पेड, सबसे पहला और बेसिक ग्राउंड है कि जो रेंट है वो पे नहीं कर रहा है इस केस में। सो और ये उसको 15 डेज का, लाइक जो जो भी टाइम लिमिट है 15 डेज तक के लिए है। So suppose the tenant has not paid or tendered the rent due from him in respect of the building or rented land within 15 days. So whatever the rent he has to pay, जो भी टाइम लिमिट है उसमें 15 डेज, विद इन 15 डेज इज नॉट पेइंग, या जो भी टाइम पीरियड वो फिक्स किया गया था उसके रिगार्डिंग में बात कर रहा है। या एक ऐसा सिचुएशन हो सकती है, और इन द अब्सेंस ऑफ एनी सच अग्रीमेंट, मान लीजिए ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है डेट के रिगार्डिंग में। सो द लास्ट डे ऑफ द मंथ, सो सिंपल, जिस मंथ का रेंट देना उसके अगले महीने के लास्ट दिन में, उसके पहले पहले आपको देना है। अब एक केस है, प्रोवाइडेड, मान लीजिए टेनेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। टेनेंट ने क्या किया कि पहले जो जो फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग है एप्लीकेशन की, उसके 15 दिन के अंदर वो फॉर द इजेक्टमेंट आफ्टर ड्यू सर्विस पे और टेंडर्स द एरियर ऑफ रेंट एंड इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड बाय द कंट्रोलर एट द 8% एनम। सो कंट्रोलर क्या करेगा, 8% पर एनम कैलकुलेट करके, और वो जो इंटरेस्ट देना था वो उसको यदि 15 दिन के अंदर पे कर देता है, सो इस केस में मान लिया जाएगा कि उसने पेमेंट ड्यूली मीट कर लिया गया है। बट प्रोवाइडेड फर्दर दैट, नेक्स्ट प्रोवाइजर दे दिया गया, प्रोवाइडेड अगेन इन्होंने प्रोवाइजर दिया है that the landlord shall not be entitled to claim arrear of rent for the period exceeding 3 years। ये लिमिट दे दिया गया है। वन में तो सिंपल बोला कि आपके पेमेंट नहीं करने पे हम आपको इविक्ट करेंगे, फिर 15 डेज वाला बात है। देन फिर लिमिट कितना है, कितने साल तक का मांग सकते थे, 3 साल का। सो एरियर ऑफ रेंट का लिमिटेशन पीरियड भी 3 ईयर्स होता है। नाउ क्लॉज 2 में देखा, द टेनेंट हैज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ 1949 एक्ट विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द लैंड, बिना विदाउट रिटन कंसेंट, सिंपल सी बात है, हमने सब टेनेंसी इसमें देखा कि इसमें अलाउ नहीं हो रही है, और आपने बिना रिटन कंसेंट में क्या किया कि आपने ट्रांसफर कर दिया अपना राइट लेजी और सबलेट द एंटायर बिल्डिंग। सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबलेट है। सबलेट मान लीजिए, सबलेट वर्ड कीवर्ड याद रखिए, उससे याद हो जाएगा। सो सबलेट का केस यदि आता है तो उस केस में भी ये इविक्शन पॉसिबल है। या कोई ऐसा यूज है फॉर द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड फॉर अ पर्पस अदर देन दैट फॉर विच इट वाज रिलीज्ड। सो जिस पर्पस के लिए आपको लीज आउट किया गया था वो पर्पस आप फॉलो नहीं कर रहे हो, सो ये भी एक ग्राउंड बन रहा है। नंबर 3 इज विथ रिस्पेक्ट टू टेनेंट, मान लीजिए कोई कमिट कर रहा है कॉस्ट टू बी कमिटेड सच एट आर लाइकली टू इम्पेयर द मटेरियली द वैल्यू और यूटिलिटी ऑफ द बिल्डिंग, मान लीजिए ये अफेक्टेड हो रही है बिल्डिंग की, सो इस केसेस में भी इविक्शन पॉसिबल है।
4 is with respect to जब टेनेंट हैज बीन गिल्टी ऑफ सच एक्ट एंड कंडक्ट एज अ न्यूसेंस टू द एक न्यूसेंस आप कमिट कर रहे हो, यदि टेनेंट आपका न्यूसेंस कमिट कर रहा है टू द ऑक्यूपेंट ऑफ द सेम बिल्डिंग और बिल्डिंग इन द नेबरहुड, तो आसपास की बिल्डिंग के लिए ऑब्वियसली यदि आप नेबर न्यूसेंस यदि आप क्रिएट कर रहे हैं देन यू आर बीइंग लायबल और आपका एविक्शन पॉसिबल है. Then fifth is about that where the building is situated in place other than hill station. हिल स्टेशन वर्ड यहाँ पे क्यों मेंशन है, क्योंकि हरियाणा में शायद चंडीगढ़ को हिल स्टेशन का दर्जा दिया जा रहा है, बट है हिल स्टेशन वहाँ पे कैटेगराइज किया गया है. सो दैट वेयर द बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन प्लेस अदर देन हिल स्टेशन, हिल स्टेशन को छोड़ के मान लीजिए कोई बिल्डिंग है कहीं सिचुएट कर रही है, अदर देन वर्ड है ना, अदर देन अ हिल स्टेशन. सो इनके अलावा यदि कोई बिल्डिंग सिचुएट कर रही है, द टेनेंट हैज सीज्ड टू ऑक्यूपाई द बिल्डिंग फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 4 मंथ. आपने रेंट पे ले लिया बट 4 मंथ तक आप आए नहीं विदाउट रीजनेबल कॉज. सो दिस इज ऑल्सो द ग्राउंड जिसकी बेसिस पे आप एविक्शन क्लेम कर सकते हो. सो 5 ग्राउंड इसमें बेसिकली है प्राइमा फेसाई. नंबर 1 कौन सा हो रहा है कि यदि आपने पैसा नहीं दिया. नंबर दूसरा हो रहा है सबलेट वाली कैटेगरी आ रही है. तीसरा हो गया कि यदि आप मटेरियली वैल्यू को खत्म कर रहे हो. 4 इज अबाउट न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो. फिफ्थ इज अबाउट कि 4 महीने तक आप कंटिन्यूअस रह नहीं रहे हो. कौन सी प्रॉपर्टी, अदर देन हिल स्टेशन. इसमें इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं जिससे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा आसानी रहे. अदर देन हिल स्टेशन और कंटिन्यूअस 4 पीरियड का यदि एब्सेंस है देन ये अट्रैक्ट हो सकता है. कंट्रोलर क्या करेगा, ऑर्डर करेगा डायरेक्ट द टेनेंट कि टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन, लैंडलॉर्ड को पोजीशन वापस करो जो भी लैंड है, एंड ही शैल मेक एन ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन. यदि उसको नहीं लगता तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकता है. प्रोवाइडेड दैट कंट्रोलर मे गिव द टेनेंट अ रीजनेबल टाइम दे सकता है फॉर पुटिंग द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन बिल्डिंग रेंटेड लैंड एंड मे एक्सटेंड सच टाइम सो एज नॉट टू एक्सटेंड 3 मंथ इन एग्रीगेट. सब मिला के बट नॉट एक्सीड 3 मंथ इन एग्रीगेट. टाइम दे देगा कि खाली करने का कि ठीक है हम आपको 3 महीना दे रहे हैं, मतलब टाइम दे रहे हैं बट इट मस्ट नॉट बी इन एक्सेस ऑफ 3 मंथ. देन क्लॉज 3 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. लैंडलॉर्ड में अप्लाई टू द कंट्रोलर, कंट्रोलर को आप अप्लाई करेंगे. इस पूरी अथॉरिटी में आपको कंट्रोलर ही मिल रहा है जहाँ पे सारी चीज़ों के लिए आपको जाना है. तो लैंडलॉर्ड अप्लाई कर सकते हैं कंट्रोलर को फॉर एन ऑर्डर. डायरेक्ट करिए कि टेनेंट को टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन. ये क्लॉज 3 में लैंडलॉर्ड एप्लीकेशन लगाएगा कंट्रोलर के पास कि लैंडलॉर्ड को इसमें पोजीशन में किया जाए. कब, इन द केस ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग. पहला ग्राउंड हो जाता है रेजिडेंशियल, पहला केस हो जाता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस का. इसमें क्या है, इफ यू रिक्वायर इट फॉर द ओन ऑक्यूपेशन, एक सबसे ये हर एक रेंट एक्ट में है कि ओन ऑक्यूपेशन का करना है, ओन ऑक्यूपेशन के लिए है. इज नॉट ऑक्यूपाइंग अनदर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और ऑब्वियसली यदि आपको चाहिए तो आपकी कोई और रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए in the urban areas concerned and has not vacated such building without sufficient cause. मान लीजिए हो तो उसे आपने किसी सिर्फ रीजनेबल वजह से ही उसे खाली किया हो आपने. बेसिक पर्पस है ओन ऑक्यूपेशन. मान लीजिए ही रिक्वायर इट फॉर यूज एज एन ऑफिस और कंसल्टिंग रूम बाय हिज सन. तो बेटे के लिए यदि कुछ ऑफिस करना है या कंसल्टिंग रूम क्रिएट करना है तो ये भी पॉसिबल है. हु इंटेंड टू स्टार्ट प्रैक्टिस एज अ लॉयर, तो ये इंपॉर्टेंट है. एज अ लॉयर हम लोग को समझना चाहिए कि यदि लॉयर हो गया, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर विद इन द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन यूज्ड इन पंजाब मेडिकल रजिस्ट्रेशन है. सो लॉयर हो गया, मेडिकल वाला हो गया, चार्टेड अकाउंट हो गया, एंड देन क्वालिफाइड आर्किटेक्ट हो गया. तो लॉयर, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंट एंड रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर. सो ये लोग हो गए. यदि मान लीजिए बेटे को ऑफिस की जरूरत है, कंसल्टिंग रूम की जरूरत है, तो उस केस में ये एप्लीकेशन लगाई जा सकती है 3 के ए में. और ये केस चल रहा है रेजिडेंशियल बिल्डिंग के रिगार्डिंग में. बट प्रोवाइडेड दैट सन इज नॉट ऑक्यूपाइंग इन द अर्बन एरिया कंसर्न एनी अदर बिल्डिंग फॉर यूज ऑफ. सो सिंपल, यदि आपको यहाँ पे इस घर में आपको चाहिए, आप इविक्ट करा रहे हो, सो दैट मीन्स सिंपली कि कहीं और आपके पास ऑफिस नहीं होना चाहिए. Then third, they are talking about it was let to the tenant for use as a residence by reason of his being in service or employment of the landlord. So simple, आपको as a service या employment of the landlord की वजह से आपको ये मिला था. और obviously service terminate जब की जा रही है, tenant has ceased whether before or after the commencement of this to be in such service or employment. Provided that whether tenant is a workman who has been discharged or dismissed by the landlord from his service or employment in contravention of the provision of ID Act 1947, he shall not be liable to be evicted until the competent authority. तो सिंपल यदि केस मान लीजिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का आता है तो वो
per se he will not be liable to evicted until the competent authority decide कर दे finally कि नहीं हाँ इसको हटना है. Then 4 is about the tenant has already in his own possession, उसका खुद का घर है, उसके खुद के पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और फिर भी वो लैंडलॉर्ड के घर में रह रहा है, सो ये केस हो सकता है. देन फिफ्थ इज अबाउट कि ही इज मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज है, मान लीजिए आर्म्ड फोर्सेज का मेंबर है of the Union of India, require it for the occupation of his family and produce a certificate from the prescribed authority referred to in section 7 of Indian Soldier Litigation Act 1925 that he is serving under special condition within the meaning of section 3. तो सिंपल यदि मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, उसके बाद सेक्शन 7 में वो सर्टिफिकेट किस चीज के लिए करेगा, दैट ही इज वर्किंग इन स्पेशल कंडीशन. स्पेशल कंडीशन वाला केस है, उस केसेस में हम ये यहाँ पे मतलब ये लैंडलॉर्ड है और अब इसको जरूरत होगी अपनी फैमिली के लिए, तो यहाँ पे हम इसको राइट दे रहे हैं. Then for the purpose of this subclause, family means such relation of landlord as ordinarily live with him and are dependent on him. तो ये सिर्फ बेटे बहू तक, बेटे और वाइफ तक नहीं लिमिटेड है, बाकी कोई भी डिपेंडेंट जो उसके साथ रह रहा है तो वो भी फैमिली में कंसिडर कर लिया जाएगा. Now in case of rented land के केस में क्या होता है कि if he require it for own use, मान लीजिए एक रेंटेड लैंड है, अब रेंटेड लैंड के केस में मान लीजिए उसको खुद के यूज के लिए चाहिए, इज नॉट ऑक्यूपाइंग इन द अर्बन एरिया कंसर्न फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस. ठीक है. दूसरा हो गया इन केस ऑफ एनी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड इफ यू रिक्वायर टू कैरी आउट एनी बिल्डिंग वर्क एट द इंस्टेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कोई बिल्डिंग वर्क काम कराना है स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे, तो ये भी पॉसिबल है. राइट, ये सारे ग्राउंड है कि हम कब इविक्ट करा सकते हैं. Provided that where the tenancy is for the specified period agreed upon between the landlord and tenant, the landlord shall not accept under clause 5 of clause A be entitled to apply under this subscription before the expiry of such period. ठीक है. Then we will have to read directly 3A. In case of non-residential building, residential building का हमने देखा, then non-residential building का हम देख रहे हैं. ये बेसिक प्रोवाइजो है तो सेम क्लास सेम सन कौन कौन अप्लाई करेगा, थोड़ा सा बस आप एक रीडिंग इसकी गो थ्रू कर लीजिएगा. मेजर पार्ट पे आते हैं नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में. ए लैंडलॉर्ड हु स्टैंड रिटायर्ड और डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और हु वाज अ माइनर सन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ डिसीज्ड लैंडलॉर्ड एंड रिक्वायर इट फॉर द पर्सनल यूज. तो मान लीजिए रिटायर्ड या डिस्चार्ज है फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया और उसको पर्सनल यूज के लिए चाहिए. So within a period of 3 years from the date of retirement, टाइम पीरियड कितना दिया है, टाइम पीरियड आपका दिया है 3 years, तो इसके अंडर में आप वो करिए, सूट फाइल करिए और डेट ऑफ रिटायरमेंट और डिस्चार्ज और अटेंडिंग द एज ऑफ 18 ईयर. ये मान लीजिए कोई माइनर है उसके लिए भी बोला है ना कि जैसे ही 18 का हो जाएगा उसके बाद उसको 3 साल का टाइम पीरियड मिलेगा. ये हम बात करें नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, जब आप उसको पर्सनल यूज के लिए चाहिए. कौन कौन है ये बंदे, मान लीजिए आर्म्ड फोर्सेज वाला बंदा माइनर है, माइनर सन एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ डिसीज लैंडलॉर्ड, तो वैसे केसेस में 3 साल का टाइम पीरियड मिल रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है. अप्लाई टू कंट्रोलर को अप्लाई करेगा फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन, कि आप लैंडलॉर्ड को पोजीशन पे लाओ. नाउ प्रोवाइडेड दैट द लैंडलॉर्ड हैज ऑब्टेन अ पोजीशन ऑफ ए नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, लैंडलॉर्ड ने क्या किया, पोजीशन ले लिया नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग. Under this subsection, he shall not be entitled to apply again for the possession of any other non-residential building. So simple, मान लीजिए उसके पास एक से ज़्यादा है और एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का ऑर्डर इसने ले लिया, सो दूसरे केस में और दूसरी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पोजीशन का वो ऑर्डर नहीं लेगा. ये इंपॉर्टेंट है. Now, the controller shall, if he is satisfied that the claim of landlord is bona fide, make or order that directing the tenant to put the landlord in possession of the building or rented land on such date as may be specified by the controller. कौन सी डेट होगी, जो कि कंट्रोलर डिसाइड करेगी. And if the controller is not satisfied, he shall make an order rejecting the application, रिजेक्ट कर देगा application. Provided that the controller may give the tenant a reasonable time, का दे सकता है उसको कि इसको पोजीशन को खाली करो और वापस अगेन टाइम दे रहा है कि नॉट एक्सीड 3 month इन एग्रीगेट. सो ये कि इंपॉर्टेंट है, 3 महीने से ज़्यादा का नहीं देगा एग्रीगेट में. अब एक एप्लीकेशन मेड की गई अंडर सब क्लॉज 5 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3, इट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज फार एज मे बी विद इन अ पीरियड ऑफ मंथ. एप्लीकेशन का जो डिस्पोजल होगा वो 1 month में होगा. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. ऑफ द क्लेम ऑफ लैंडलॉर्ड इज एक्सेप्टेड,
द कंट्रोलर शैल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन, किया जाएगा उसमें। अच्छा, द बिल्डिंग ऑन डेट टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर एंड सच डेट शैल नॉट बी लेटर देन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। ये 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। सो वी आर कंसिडरिंग अबाउट क्लॉज नंबर 5। इसमें क्या लिखा है, वेर एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सब क्लॉज 5A ऑफ सबसेक्शन 3। ये किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है 3A5 है ना आपका, ये देखिए 3A5 में हम जब आते हैं, सो इट डील्स विद द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सो जब ये वाला केस आता है, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वाला केस, देन उस सिचुएशन में आपको एप्लीकेशन इट शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। एप्लीकेशन फाइल करिए आर्म्ड फोर्सेस के केस में 1 मंथ में एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होगी होगी और मान लीजिए सस्टेन कर रहा है आपको आर्गुमेंट, तो लैंडलॉर्ड को कंट्रोलर शैल मेक एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द टेनेंट को डायरेक्ट करेगा टू पुट द लैंडलॉर्ड इन पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग ऑन अ डेट टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, डेट लिख देगा उसमें, एंड ऑन सच डेट शैल नॉट बी लेटर देन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। सो ये जो डेट होगी मैक्सिमम 15 डेज अप टू होगी। सो 15 दिन के अंदर आपको पोजीशन उसको देना पड़ेगा। Now 6 is about where a landlord who has obtained possession of building or rented land in pursuance of orders so and so, ये सारे सेक्शन में मान लीजिए लैंडलॉर्ड क्या कर रहा है, ऑब्टेन पोजीशन कर रहा है बिल्डिंग का जो भी है। हिज फैमिली ओके इन pursuance of an order 313AB and subclause 1 does not himself occupy it, नहीं कर रहा है, or if the possession was obtained under clause 5A3 his family does not occupy the residential building, or if the possession was obtained by him on behalf of his son in pursuance of an order 3A2 his son does not occupy। in short आप 6 में ये समझ लीजिए कि 6 में पोजीशन को वो नहीं कर रहा है, पोजीशन पे नहीं आ रहा है। Purpose for which the possession was obtained for a continuous period of 12 months, for a continuous period of 12 from the date of obtaining possession, और इफ द पोजीशन वाज ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 3, इसमें भी बोला है कि वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। इन सब केसेस में क्या होगा, इट डज नॉट ऑक्यूपाई इट फॉर द एक्सक्लूसिव पर्सनल यूज फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 years, और वेयर लैंडलॉर्ड हु हैज ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ बिल्डिंग अंडर 3C puts that building to any use or let it out to any tenant other than the tenant evicted from it, the tenant who has been evicted may apply to controller। यहाँ पे यदि ऊपर वाले ग्राउंड में इविक्शन का हो गया बट पोजीशन पे नहीं है, और उस केस में क्या हो रहा है, लाइक यहाँ से आप पढ़िए, टेनेंट हु हैज बीन इविक्टेड में अप्लाई टू कंट्रोलर, किस चीज के लिए, फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द पोजीशन ऑफ सच बिल्डिंग और रेंटेड लैंड शैल बी रीस्टोर्ड टू हिम एंड द कंट्रोलर रीस्टोर्ड टू हिम। एक आपने ऑर्डर लिया कि हमको उस पर रहना है, अब आप उसमें रह नहीं रहे हो, ये सारे उसके ग्राउंड है, ये सारे उसमें क्लॉज है। तो आप इन शॉर्ट समझिए कि आप कंट्रोलर को अप्लाई करेगा टेनेंट और बाद में उसको रिस्टोर कर सकता है। कंट्रोलर उसको बोलेगा ठीक है वापस रह लो। सो वेयर द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड दैट एनी एप्लीकेशन मेड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द इविक्शन ऑफ टेनेंट फ्रिवलेस या वेक्सिशियस एप्लीकेशन है, तो सीपीसी में बताइए फ्रिवलेस वेक्सिशियस एप्लीकेशन के लिए कौन सा सेक्शन है और कितना फाइन है अमाउंट का। The controller may direct that compensation not exceeding 500 rupees be paid by such landlord to the tenant, not exceeding 500 ये पे किया जाएगा from the landlord to the tenant। ना 13 में हम आ जाते हैं स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस। एक बार 13 को वापस एक बार देखते हैं क्या क्या इसमें है। 13 इज लाइक इविक्शन, ओके। सो 13 में क्या है, इविक्शन ऑफ टेनेंट, तो कंट्रोलर को अप्लाई करना पड़ेगा, 15 डेज में अप्लाई करना पड़ेगा। 8% इनम के साथ जो मैंने बताया था वो केस हो जाएगा। 3 साल से ज़्यादा का आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। कौन कौन सा ग्राउंड हो सकता है, पैसा नहीं दिया, सबलेट कर दिया, मटेरियली वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 4 मंथ नहीं है, देन उसके बाद 3 महीने का एग्रीगेट बाद में आप ले सकते हैं कि ये भी पॉइंट है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केस में क्या क्या होगा, लॉयर है, चार्टेड है, प्रोफेशनल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है, तो इनके लिए आप उसको हटवा सकते हो। देन फिर सर्विस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, यदि ये चीज़ कर जाती है,
बट इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं कवर होगा। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वाला केसेस है, स्पेशल कंडीशन है तो आप ले सकते हो। देन कोई मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट के बेसिस पे आपको कुछ उस पर काम कराना है तो भी आप एविक्शन करा सकते हो। देन नॉन रेजिडेंशियल का केस है, इसमें क्या होगा कि नॉन रेजिडेंशियल इसमें भी कलेक्टर को अप्लाई करेगा 3 मंथ का एग्रीगेट रीजनेबल टाइम जो है रिस्टोर करने का। देन इसमें है 3, ये आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है कि उसमें 1 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होगी और उसके बाद उसमें जो 15 डेज के अंदर में आपको पोजीशन डिलीवर करना होगा। देन उसके बाद ये 6 नंबर में है कि मान लीजिए ये सारे ग्राउंड में जो लैंडलॉर्ड जिसने ज़मीन खाली कराई और वो रह ही नहीं रहा है, लैंडलॉर्ड या जो उसकी फैमिली मेम्बर जिस पर्पज़ के लिए की गई, सो वैसे केसेस में ये पॉसिबल है कि जो टेनेंट है वो कलेक्टर को अप्लाई करेगा और उसको प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दी जाएगी। देन यदि फ्रिवलेस और वेक्सेसियस एप्लीकेशन है तो 500 रुपये का फाइन इम्पोज किया जाएगा। 13A में हम देखेंगे स्पेशल प्रोसीजर के बारे में। 13 के केस में बस एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ये एडिशनल पॉइंट है। इट इज़ लाइक कि मान लीजिए एक जो लैंडलॉर्ड है उससे टेनेंट ने 1/3 की ज़मीन खरीद ली, सो उस केस में वो बंदा को ओनर कहलाएगा और जो टेनेंट का जो टाइटल है वो अब खत्म हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। बट एक केस हो सकता है कि मान लीजिए बहुत सारे शेयर हैं, को शेयर हैं उस प्रॉपर्टी के, और उन को शेयर में एक की प्रॉपर्टी इस टेनेंट ने खरीद ली, सो इस वजह से वो टेनेंट ऐसा नहीं हो कि अब टेनेंसी खत्म हो जाएगी को शेयर वाली प्रॉपर्टी में। दूसरा एक क्वेश्चन होता है कि क्या एक बार पिटीशन अप्लाई की गई हो, क्या उसके बाद दोबारा अप्लाई की जा सकती है? यदि सेम कॉज ऑफ एक्शन के बेसिस पे ही है तो ये चीज़ें रिजेक्ट कर दी जाएंगी, यानी प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा इस पे अप्लाई होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके एडिशन वाले पॉइंट थे। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन सेक्शन 13 A दैट डील्स विद द डिस्पोजल इन सर्टेन केसेस। 13A स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन इन सर्टेन केसेस। अब क्या है, वेयर द एप्लीकेशन इज मेड बाय लैंडलॉर्ड हु इज और वाज अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला हो गया मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, पहले कैटेगरी तो ये दे दी है। within 1 year prior to और after the date of his retirement, जो भी उसके रिटायरमेंट की डेट है उसके 1 साल के पहले या आफ्टर 1 साल के, और डिस्चार्ज ऑफ विद इन 1 year from the date of commencement of the Haryana urban so and so, the same shall be dealt in accordance with the procedure specified in this section, provided that in case of death of such a landlord ऊपर वाले की बात करें, his widow and the case of death of such widow, his child, grandchild, widow, daughter-in-law who was dependent upon him at the time of his death shall be entitled to make an application under this section to the controller. In the case of death of such landlord क्या होगा, before the commencement of the Haryana 1988 Act, within one of such commencement. In the case of death of such landlord after such commencement, but before the date of his retirement or discharge, so within 1 year of the date of his death. ये भी है, so simply आपको 1 साल का ही टाइम पीरियड लगभग मिलेगा हर एक केस में। In the case of death of such landlord after such commencement and the date of his retirement or discharge, within 1 year of the date of such retirement or discharge. ये हम स्पेशल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं फॉर द डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन सर्टेन केसेस। पहला हो रहा है मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। Alright, so one and on the date such application, the right to recover the possession of residential building which belong to such landlord at the time of the death shall accrue to the applicant. 1A में क्या है, where an application is made by the landlord who is or was an employee of the government of India. ये employee of the government of India 1A। A में क्या था, 1 नंबर में क्या था आपका आर्म्ड फोर्सेस था, इसमें क्या है एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। इसमें क्या होगा विद इन 1 year, इसमें भी 1 year का टाइम पीरियड के आसपास में बात किया गया है। देन 2 इज अबाउट द कंट्रोलर शैल इशू समन इशू किया जाएगा, समन इशू किया जाएगा इन रिलेशन टू एवरी एप्लीकेशन जो भी आएगी 1 में। 3 में क्या बोला कि कंट्रोलर इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली with the issue of summon for the service on the tenant also direct the summon to be served by registered post, acknowledgement, due address। तो सम्मन के साथ ये है साइमल्टेनियसली क्या क्या करेगा वो दे दिया है, रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट, ड्यू एड्रेस टू द टेनेंट और हिज एजेंट empowered to accept this service at place।
where the tenant or his agent actually involuntarily reside or carries on business or personally works for gain. If the circumstances of the case so require, also direct the publication of the summon in a newspaper. जरूरत पड़ेगी तो publication भी करा देगा न्यूज़पेपर में, ठीक है। Now, जहाँ पे acknowledgement purporting to be signed by the tenant or his agent is received by controller or registered article containing the summon is received back with the endorsement. Endorsement के साथ receive हो गया, एक summon दिया गया, endorsement के साथ वापस receive हो गया. Purporting to have been made by postal employee to the effect that the tenant or his agent had refused to take delivery of the registered article. सिंपल है, यदि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो क्या इफेक्ट होगा? द कंट्रोलर में डिक्लेयर दैट देयर हैज बीन अ वैलिड सर्विस. तो ये तो सीपीसी में भी है कि यदि बंदा रिफ्यूज कर रहा है तो इसे हम वैलिड सर्विस कंसीडर करेंगे. नाउ पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 में क्या है, सॉरी सब क्लॉज 4 में क्या है? द टेनेंट ऑन हुम द समन इज ड्यूली सर्व्ड. समन जिसको सर्व कर दिया गया, समन इज ड्यूली सर्व्ड. उस केस में क्या होगा? लाइक you have to read, shall not contest the prayer for eviction from residential building unless he files an affidavit stating the ground on which he seek to contest the application for eviction and obtain leave from the controller. So simply आप contest नहीं करने लगेगा, आप सिंपल अपना ग्राउंड बनाइए कि कौन से ग्राउंड पे चाहते हैं कि आपका eviction नहीं हो, और अब आप कंट्रोलर से लीव लीजिए, परमिशन लीजिए कि हम इस पे आगे केस फाइट करना चाह रहे हैं, देन तभी ये अलाउ होगा. And here and afterward, and in default of his appearance in pursuance of the summon and so the statement made by the landlord in the application for the eviction shall be deemed to be admitted by tenant. So ये तो सिंपली यदि ये बंदा absent है, appearance नहीं है उसका, so उस केस में हम admitted by the tenant मान लेंगे कि जो भी लैंडलॉर्ड ने बोला है उसको टेनेंट ने एडमिट कर लिया है. द कंट्रोलर क्या करेगा? शैल गिव द टेनेंट लीव टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन इफ द एफिडेविट, जो एफिडेविट फाइल किया गया है, डिस्क्लोज करता है ऐसे फैक्ट जो कि डिसइंटाइटल कर देंगे लैंडलॉर्ड को फ्रॉम ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ द रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द रेजिडेंशियल बिल्डिंग. फॉर एग्जाम्पल जबरदस्ती कोई मान लीजिए ज़्यादा रेंट के चक्कर में वो इविक्शन कराना चाह रहा हो, तो और ये पॉइंट प्रूव कर देगा तो ये बात बन जाएगी. देन नंबर 6 यहाँ पे हेडलाइट मतलब हाईलाइट कर देते हैं. द कंट्रोलर शैल गिव द टू टेनेंट लीव टू कंटेस्ट द एप्लीकेशन इफ द एफिडेविट फाइल्ड बाय द टेनेंट डिस्क्लोजेस सच फैक्ट एज वुड डिसएंटाइटल द लैंडलॉर्ड. सो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान रख लेते हैं. 6 में क्या है कि वेयर लीव इज ग्रांटेड, लीव ग्रांट कर दी गई एप्लीकेशन कंटेस्ट करने के लिए, तो कंट्रोलर कमेंस करेगा हियरिंग के एप्लीकेशन जैसे जैसे प्रैक्टिकली ज़्यादा जल्दी पॉसिबल होगा. The controller 7 में है, the controller shall while holding an inquiry in proceeding to which the section applies follow the practice and procedure of court for. क्या जो कंट्रोलर क्या फॉलो करेगा? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का प्रोसीजर, ना कि सीपीसी का. जो कंट्रोलर फॉलो करेगा वो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का प्रोसीजर फॉलो करेगा, इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस. 8 में बोला कि नो अपील और सेकंड अपील शैल लाई, ना तो अपील पे जाइएगा ना तो आप सेकंड अपील पे जाइएगा. Against an order for the recovery of possession of a residential building made by controller in accordance with the procedure specified in this section. So इस सेक्शन में जो मेंशन है उसी अकॉर्डिंगली जाइएगा, अदरवाइज नहीं. ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग के रिगार्डिंग में है, नॉन रेजिडेंशियल नहीं है. मार्केट. Then provided that the High Court may, for the purpose of satisfying itself that an order made by the controller under this section is according to the law, call for the record of the case and pass such order in respect thereto, जो भी उसको लगेगा. 9 where no application has been made to the High Court for revision, रिवीजन की एप्लीकेशन नहीं मेड की गई हाई कोर्ट को कंट्रोलर के ऑर्डर के खिलाफ जो भी आया था. सो द कंट्रोलर मे एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिव्यू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ, कौन सा है? 47. तो कंट्रोलर खुद से रिव्यू का पावर इसमें यूज कर सकता है. रिव्यू का पावर अलाउड हो रहा है, यस, in accordance with the 47 of the first schedule CPC. Save as otherwise provided in this section, the procedure for disposal of application for eviction shall be same as the procedure for disposal of application by the controller. तो क्राइटेरिया क्या होगा इसको छोड़ के? इस save as otherwise provided in this section, the procedure for disposal of application, एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने का प्रोसीजर क्या होगा? शैल बी द सेम एज पर द प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन बाय द कंट्रोलर. जो कंट्रोलर जिस तरीके से कंट्रोलर करेगा.
11 में क्या है, प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन और एनी रूल मेड अंडर देयर अंडर शैल हैव इफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विथ कंटेंट एल्सवेयर इन दिस एक्ट। ठीक है, 11 डन। देन 14 इज अ डिसीजन विच हैव बिकम फाइनल नॉट टू बी रीओपन्ड। तो 13A में हमने स्पेशल केसेस देख लिया, 14 में हम देख रहे हैं कि डिसीजन जो फाइनल हो गया रीओपन नहीं किए जाएंगे। कोर्ट कंट्रोलर क्या करेगा, समैरिली रिजेक्ट करेगा। मान लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है, कंट्रोलर क्या करेगा, समैरिली रिजेक्ट करेगा ऐसी एप्लीकेशन को विच रेजेस सब्सटेंशियली द इशू एट which raises substantially the issue as have been finally decided in any form of proceeding। अपीलेट एंड रिविजनल अथॉरिटी के बारे में क्या है, ये 15 में दिया गया है। इसमें क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी बाय द जनरल स्पेशल ऑर्डर के तहत कन्फर सच पावर ऑफिसर और अथॉरिटीज को ऐसी पावर कन्फर करेगी। और अब इसमें आता है क्लॉज 2 में कि कोई भी पर्सन जो कि एग्रीव्ड है बाय ऑर्डर पास्ड बाय द कंट्रोलर में विद इन 30 डेज, सबसे पहला काम है तो यदि विद इन 30 कंट्रोलर के ऑर्डर से कोई आया था तो 30 दिन के अंदर such longer period as may appellate authority may allow for it to be recorded in writing, prefer an appeal in writing to the appellate authority। तो कंट्रोलर की जो अपील जा रही है वो जा रही है अपीलेट अथॉरिटी के पास। In computing the period of 30 days, time taken to obtain a certified copy of order appeal against shall be excluded। ये आपने 12 में देखा ही था, 12 में वहां पे तो डिक्री के लिए है। Then on such application being preferred, the appellate authority may order stay of further proceeding। तो stay दिया जा सकता है 3 में, ये भी पॉसिबल है, स्टे पॉसिबल है। 4 में क्या है कि अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी अपील को आफ्टर सेंडिंग फॉर रिकॉर्ड ऑफ द केस फ्रॉम द कंट्रोलर एंड आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी देगी। जरूरत यदि लगता है तो फर्दर इंक्वायरी करने की जरूरत है तो वो भी कर सकती है। जो भी डिसीजन होगा अपीलेट अथॉरिटी का, सब्जेक्ट टू सच डिसीजन द ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी लायबल टू बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। सो जो भी सब्जेक्ट टू सच डिसीजन द ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर शैल बी फाइनल, जो भी डिसीजन आएगा अपीलेट अथॉरिटी का उसी के अकॉर्डिंगली। देन 6 में बोला कि हाई कोर्ट एज ए रिविजनल अथॉरिटी, रिवीजन के लिए आपको इस पे जाना था, मैं किसी भी टाइम खुद से या पार्टी के एप्लीकेशन पे मेड विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज। यदि ये रिवीजन का वैसे भी टाइम पीरियड 90 डेज होता है, तो वैसे केस यदि आता है तो कॉल कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है रिकॉर्ड को, राइट। एंड मे पास सच ऑर्डर इन रिलेशन देयर टू, मे पास सच ऑर्डर है ना, मे पास सच ऑर्डर देयर टू इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 90 डेज द टाइम टेकन टू ऑब्टेन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड। देन 16 है कि पावर टू समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ये है। नाउ एन अथॉरिटी एक्सरसाइज जो कर रही है पावर अंडर दिस एक्ट, उसके पास सेम पावर है समन करने की और इन्फोर्स करने की अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड कंपेल करने की फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एज आर वेस्टेड इन द कोर्ट अंडर द CPC 908। सो आप समन कर सकते हो, इसको इन्फोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ विटनेस, और दूसरा क्या है अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, इस चीज के लिए आप कंपेल कर सकते हैं। नन 17 इज अबाउट द कॉस्ट। कॉस्ट में क्या डिफाइन है, इसमें कंपनसेशन इन द कॉस्ट ऑफ इंसिडेंट टू ऑल प्रोसीडिंग बिफोर द कंट्रोलर, कंट्रोलर के सामने की प्रोसीडिंग द अपीलेट अथॉरिटी या रिविजनल अथॉरिटी हाई कोर्ट शैल बी इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंट्रोलर, सेम कोर्ट के पास, ये कॉस्ट का है। सच अथॉरिटी शैल डिटरमाइन बाय होम और आउट ऑफ विच प्रॉपर्टी व्हाट एक्सटेंट सच कॉस्ट आर टू बी पेड, कोर्ट डिसाइड करेगी। अब मान लीजिए ऐसा कोई फैक्ट कोर्ट के पास नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द प्रोसीडिंग शैल बी नो बार टू द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर। सो सिंपली बिकॉज कि कोर्ट के पास पावर नहीं है उस चीज को ट्राई करने का, ये नहीं कहेंगे कि दैट ही हैज नो ज्यूरिसडिक्शन, like the fact that the controller, appellate authority or the revisional authority has no jurisdiction to try the proceedings shall be no bar to the exercise of such power। तो कॉस्ट वो अपॉइंट कर सकती है, कॉस्ट लगा सकती है। Whether controller, the appellate authority or revisional authority direct that any cost shall not follow the event। यदि जनरली क्या है कि कॉस्ट शैल फॉलो द इवेंट, बट यदि कॉस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट तो उस केस में आपका जो भी रीजन है वो आप मेंशन करिए। देन 18 इज अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सो जो भी ऑर्डर मेड किए जा रहे हैं अंडर प्रोविजन ऑफ दिस शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय, कौन करेगा, सिविल कोर्ट।
हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, जो भी सिविल कोर्ट होगी और उसका जो ज्यूरिसडिक्शन होगा उसी अकॉर्डिंगली ये किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे 1 year रेंट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड preceding the date of the order which is sought to be excluded shall be the jurisdictional value of the purpose of determining the forum। तो 1 साल का जो बिल्डिंग का जो रेंट होगा वो इसका ज्यूरिसडिक्शनल वैल्यू उसी के बेसिस पे डिसाइड होगी। 19 देखेंगे तो इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, केस का इंस्टीट्यूशन एप्लीकेशन का इंस्टीट्यूशन और उसका डिस्पोजल। तो जहाँ पे मान लीजिए मोर देन एक कलेक्टर से ज़्यादा है सेम प्लेस पे, तो एप्लीकेशन जो मेड की जाएगी हु इज ऑथराइज्ड बाय अपीलेट अथॉरिटी, तो जिसको भी अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड कर देगा, अपीलेट अथॉरिटी जो डिसाइड करेगा वो होगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। देन सच कंट्रोलर शैल आइदर कीप द एप्लीकेशन ऑफ हिज फाइल और मेक ओवर द सेम टू सम अदर कंट्रोलर। 20 में हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग में क्या है। ट्रांसफर प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग में कि हाई कोर्ट, सबसे पहले इसमें बोल दिया गया हाई कोर्ट एप्लीकेशन मेड होने पे या उसको लगता है बाय ऑर्डर ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी अपीलेट अथॉरिटी टू अनदर अपीलेट अथॉरिटी। तो हाई कोर्ट किसके बीच में कर रहा है, अपीलेट अथॉरिटी टू अपीलेट अथॉरिटी। और अपीलेट अथॉरिटी क्या कर रही है, अपीलेट अथॉरिटी क्या ट्रांसफर करेगी, कंट्रोलर टू कंट्रोलर करेगी। जब हाई कोर्ट को करना होगा तो अपीलेट अथॉरिटी टू अपीलेट अथॉरिटी है, और जब अपीलेट अथॉरिटी को करना है तो देन कंट्रोलर टू कंट्रोलर है, कंट्रोलर टू अनदर कंट्रोलर। Then 20 is about the transfer of proceeding and filing of appeal and revision against order of subordinate court and district judge। तो ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग एंड फाइलिंग ऑफ अपील, ट्रांसफर और अपील, रिवीजन भी है अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट जज। इसमें क्या है कि जो भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है बिफोर द सब डिविजनल ऑफिसर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, ये ट्रांसफर कर दी जाएगी सबऑर्डिनेट जज फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द कंट्रोलर। यस, हम 20 कैपिटल ए पढ़ रहे हैं जिसमें प्रोसीडिंग का ट्रांसफर कर रहे हैं, अपील की फाइलिंग, देन रिवीजन अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सबऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट जज। सो पहला क्या बोल दिया कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सो ये चीज़ें प्रिवेल करेंगी। अब मान लीजिए एक प्रोसीडिंग है जो कि सब डिविजनल ऑफिसर के पास है, जिसको आपने एज ए कंट्रोलर अपॉइंट किया है, मतलब एज ए फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपॉइंट किया है, ये ट्रांसफर हो जाएगी सबऑर्डिनेट जज को। ऑलराइट, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ऑर्डर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर है जिसको अपॉइंट किया गया है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर। उस केस में क्या होगा, ये जाएगा, इसकी जो अपील होगी ये जाएगा, ये हम अपील के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये अपील जाएगी टू द डिस्ट्रिक्ट जज को जाएगी। यहाँ पे कि जो भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, यहाँ पे प्रोसीडिंग पेंडिंग है किसके सामने, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, ये ट्रांसफर कर दी जाएंगी किसको, सबऑर्डिनेट जज को। देन तीसरे में क्या है कि ये भी अपील है, और अपील के केस में अपील कहाँ पे, जो एसडीओ के पास है, अपॉइंटेड टू परफॉर्म द कंट्रोलर की तरह हैज बीन फाइल्ड विद ऑफ द कंट्रोलर हैज बीन फाइल्ड विद डिप्टी कमिश्नर। इसकी जो अपील आपने डिप्टी कमिश्नर को भेजी, जो कि अपीलेट एज ए अपीलेट अथॉरिटी है, हमने देखा था कि अपीलेट अथॉरिटी पे ही अपील जाएगी, तो अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अपीलेट अथॉरिटी है, और ऐसा कोई रिवीजन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर, एक कोई रिवीजन का ऑर्डर है फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर, यदि ये केस आता है कन्फर्ड विद द पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी हैज बीन फाइल्ड विद द फाइनेंस कमिश्नर, ये फाइनेंस कमिश्नर के पास फाइल की गई है, द सेम शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट जज, तो ये जाएगी किसको, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। एंड डिस्ट्रिक्ट जज एंड द हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। लाइक ये क्या बोलना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग वाला जो केस है अपील, डिविजनल अथॉरिटी, डिप्टी कमिश्नर, तो ये जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और ये जहाँ पे फाइनेंस कमिश्नर वाली बात है ये डायरेक्टली जा रही है हाई कोर्ट के पास।
The next, the proceeding transferred under subsection 1 shall be disposed of by the district judge and the high court as if the same were originally presented before him. So ये simply बोल दिया. इसमें एक पॉइंट कुछ नया एडिशन मिला है which I would like to add. A decision which have become final and not to be reopened. तो समैरली ये जो रिजेक्ट कर दिया गया है तो उसमें बोला कि रीओपन नहीं होगा. सो आप ये याद कर सकते हैं कि 14 डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस जुडिकेटा. 14 है रेस जुडिकेटा. देन कम टू द पार्ट ऑफ 21 जिसमें लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू फर्निश पर्टिकुलर के रिगार्डिंग में बात किया गया है. इसमें क्या होगा कि जो भी है बाउंड टू फर्निश टू कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम दैट वी हैव सच पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बिल्डिंग और रेंटेड लैंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. जो भी बोला गया वो आपको देना पड़ेगा, जो भी पर्टिकुलर मांगा गया वो देना पड़ेगा. 22 है इंपॉर्टेंट पेनल्टीज से रिलेटेड है. इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन यदि कॉन्ट्रावीन करता है प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन कौन कौन सा करता है वो हमको देखना है. एक तो हो गया, एक तो ये वाला हो गया कि लाइक सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8. तो 8 में क्या है, 8 में रेंट का इंक्रीज वाली बात थी वो है. दूसरा हो गया कि 10 का सबसेक्शन 1, 10 में क्या था कि आप एमिनिटीज से इंटरफेयर नहीं करिएगा. 11 में कन्वर्जन ऑफ लैंड से रिलेटेड था, रेजिडेंशियल टू नॉन. जो 11 में क्या था कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग का नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हो सकता है या नहीं हो सकता. सो 11 डील कर रहा था. देन 21 में हमने डील किया था कि लैंडलॉर्ड को कुछ पर्टिकुलर्स फर्निश करने पड़ेंगे, ये वाला. सो उस केस में क्या, ही शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज. फाइन का अमाउंट कितना होगा, 1000 रुपीज. सो सिंपली यू कैन रिमेंबर लाइक 8, 10, 11, 21, 8, 10, 11, 21. इस केस ये 4 केसेस में यदि फॉल करेगा तो 1000 रुपीज का फाइन लग रहा है. दूसरा क्या बोल रहा है कि एनी पर्सन जो कि कॉन्ट्राविन करे प्रोविजन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 6, सेक्शन 6 का ये वाला प्रोविजन यदि करेगा सो उस केस में क्या मिलेगा उसको 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों. 6 में क्या है, 6 इज अबाउट द लैंडलॉर्ड फेयर रेंट के अलावा और कुछ क्लेम नहीं करेगा, फेयर रेंट से एक्सेस नहीं क्लेम करेगा. इट्स अबाउट 6. तीसरे में है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट अपॉन. एक तो पहला जाएगा कॉग्निजेंस लेने के लिए कंप्लेंट इन राइटिंग फाइल होनी चाहिए. ऑफ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस फाइल विद द सैंक्शन ऑफ कंट्रोलर. सैंक्शन किसका, कंट्रोलर का. और दूसरा होगा अ रिपोर्ट इन राइटिंग ऑफ सच फैक्ट मेड बाय द कंट्रोलर. एक रिपोर्ट जो कि कंट्रोलर के द्वारा मेड की गई हो. रिपोर्ट इन राइटिंग ऑफ सच फैक्ट मेड बाय द कंट्रोलर. 23 में है पावर टू मेक रूल है. रूल कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी. पावर टू मेक रूल है, कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी. देन 24 रिपील है. कौन से एक्ट से रिपील हुआ है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, रिपील एंड सेविंग 1949 से रिपील हुआ है. बट ये अफेक्ट नहीं करेगा किसी पेंडिंग प्रोसीडिंग को. देन शेड्यूल में हमने देख लिया था 2S में क्या डिफाइन है, जो फैमिली में कौन कौन आ रहे हैं उनके बारे में रिगार्डिंग है. 13A के सबसेक्शन 2 में आपने समन, फॉर्म ऑफ समन के बारे में देख लिया है, फॉर्म ऑफ समन. सो ये हमने फाइनली हरियाणा अर्बन कंट्रोल रेंट एंड एविक्शन एक्ट 1973 कवर किया है. एंड विश यू गुड लक. एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट उसका जस्ट सब्सक्राइब इट एंड जस्ट लाइक बटन प्रेस कर लीजिए. थैंक यू सो मच. And one more important thing, for any kind of clarification, for any kind of correctness, आपको कुछ इसमें ठीक करना है, चेंज करना है, आपका इसमें डिफरेंट ओपिनियन है, you have some different kind of interpretation with respect to this act, so you're most welcome. आप कमेंट बॉक्स में करिए, I will definitely reply your जो भी क्वेरी होंगी, I will reply to that.